ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 21। डैडी को बुलाओ। जब भीड़ ने हूटिंग की तो वह मोटा आदमी जिसकी उंगली वांग बाओले ने मोड़ दी थी कांप उठा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उंगली मोड़ने से होने वाला दर्द वाकई दिल दहला देने वाला था। यह उसे पागल कर रहा था। दर्द को बयान करना मुश्किल था। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसकी उंगली में लहरों की तरह एक असहनीय पीड़ा दौड़ गई हो। इससे उसके सिर में झुंझुनी होने लगी और उसे इस बात से नफरत होने लगी कि उसकी उंगलियां भी हैं। इस अनुभव ने उसकी नफरत को और भी बढ़ा दिया, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर वांग बाओले की हरकतों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। उसे डर था कि वांग बाओले के हल्के से झटके से उसकी उंगली टूट जाएगी। हालांकि वह गहरी नाराजगी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। आखिरकार, अगर लड़ाई के दौरान किसी की उंगलियां मोड़ दी जाएं, तो निश्चित रूप से कोई भी बेहद नाखुश होगा। अगर वह इससे बच सकता तो वांग बाओले के शरीर को काट लेता, लेकिन अब जब उसकी उंगली वांग बाओले के हाथ में थी तो वह वांग बाओले की बेशर्मी को मन ही मन कोस सकता था। उसने अपने जबड़े को जोर से भींचते हुए अपने दांत लगभग तोड़ लिए और तुरंत दया की भीख मांगी। छोड़ दो प्लीज, ये दर्द देता है। मैं हार मानता हूँ। हार मान लेना तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनाता है। वांग बाओले खुद को एक निर्दयी कमीना नहीं समझता था। बहुत संतुष्ट महसूस करते हुए उसने उंगली छोड़ दी और अखाड़े से बाहर निकल गया, जबकि उस आदमी के चेहरे पर गुस्से की पीड़ा थी। एक सुखद एहसास के साथ वांग बाओले को लगा कि उसने अपने वरिष्ठ साथी द्वारा प्रताड़ित किए जाने से होने वाली अधिकांश भावनाओं को बाहर निकाल दिया है। उस एहसास ने उसे फ्रीस्टाइल फाइट क्लब को बेहतरीन बना दिया। मेरी सबसे अच्छी चाल से हारना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मुझे केवल इतना दोष दे सकते हो कि मैं बहुत मजबूत हूँ। वांग बाओले ने आह भरी। वह ऐसा लग रहा था मानो वह अजेय हो। क्या मोटा आदमी भूल गया था कि जब उसकी उंगलियां मुड़ी थीं तो उसने कितनी दुखद चीखें निकाली थीं। जाहिर है, पूरी तरह से सहज और प्रसन्न महसूस करके उसने अपने आप ही उस दुखद स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया था जिसमें वह उस चाल का अभ्यास करते समय था। अगर निगाहें मार सकती तो वांग बाओले का दिल उस मोटे आदमी से 1000 बार छिदवाया जाना चाहिए था ताकि उसकी उंगली मुड़ने से पैदा हुई नफरत खत्म हो जाए। जिस पल वांग बाओले अखाड़े से बाहर निकला, आसपास के दर्शकों ने तुरंत लगातार हूटिंग की। हालांकि ये सब वांग बाओले ने अपने आप ही अनदेखा कर दिया। अपने उत्साह में वह खुशी खुशी दूसरे अखाड़ों की तलाश करने लगा और जल्द ही उसे एक मिल गया। एक पल देखने के बाद वह आगे बढ़ गया। उसका प्रतिद्वंद्वी एक बहुत ही घमंडी युवक था। वांग बाओले की आसन्न चुनौती को देखते हुए उसने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, अपना नाम बताओ। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं और तुरंत जवाब नहीं दिया। उसे देखकर उसे पता चल गया था कि युवक बहुत तेज और फुर्तीला है। उसे लगा कि अगर उसका प्रतिद्वंद्वी भागता रहा तो उसे कुछ समय लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय ये था कि अपने प्रतिद्वंद्वी को खुद आगे आने के लिए कहा जाए। जब उसने ये सुना तो उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई और उसने विनम्र मुद्रा अपनाई और अपनी मुट्ठियां बंद करके प्रणाम किया। मैं हूँ। वांग बाओले के वाक्य पूरा करने से पहले युवक की आंखों में चमक आ गई और उसके मुंह के कोने से तिरस्कारपूर्ण उपहास निकला। वह उछला और बहुत तेज गति से सीटी बजाता हुआ आया। वह एक पल में वांग बाओले के सामने पहुंच गया और उसने मुक्का मारा। मुझ पर चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। न केवल उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि उसने एक अचानक कदम आगे बढ़ाया। वह दहाड़ते हुए आने वाले युवक की ओर पहाड़ की तरह टकराया। चलो, अगर तुम में दम है तो मुझसे सीधे लड़ो। युवक ने उपहास किया। उसने कुछ कदम उठाए जो गलत कदम लग रहे थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से वे वांग बाओले से बच गए और उसके पीछे आ गए। तुम बहुत मोटे हो, और तुम मुझे मुफ्त में स्पिरिट स्टोन दे रहे हो। ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। जैसे ही युवक ने वांग बाओले का मजाक उड़ाया, उसने उसकी पीठ पर एक दाहिना मुक्का मारा। मुक्का लगने से पहले वांग बाओले ने एक सक्शन फोर्स उत्सर्जित किया, जिससे युवक का शरीर उसके प्रभाव में कुछ पल के लिए हिल गया। जैसे ही युवक के चेहरे पर हैरानी के भाव बदले, वांग बाओले ने तुरंत पलटकर देखा। उसके दाहिने हाथ में एक मजबूत सक्शन फोर्स थी। जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और युवक की उंगली पकड़ ली, अपने मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसने उसे ऊपर की ओर खींचा और दहाड़ते हुए कहा, घुटने टेको। युवक के मुंह से एक दुखद चीख निकली और उसका शरीर तुरंत शिथिल हो गया। जब वांग बाओले ने दहाड़ लगाई तो उसे अभूतपूर्व दर्द महसूस हुआ, मानो उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो। वह अवचेतन रूप से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। छोड़ो, ये दर्द देता है, ये वास्तव में दर्द देता है। वांग बाओले ने युवक को घूर कर देखा। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कुटिल चालें चलते हैं। जल्दी से हार मान लो और मुझे डैडी कहो। युवक को पागलपन की कगार पर धकेल दिया गया क्योंकि वह कसम खाने वाला था। हालांकि जिस क्षण वांग बाओले ने कुछ ताकत लगाई, युवक की आवाज़ तुरंत और भी तीखी चीख में बदल गई और उसने जल्दी से चिल्लाया, डैडी, डैडी, मैं गलत था। मैं हार मानता हूँ।
वांग बाओले को केवल एक आरामदायक उत्तेजना महसूस हुई जब उसने उत्साहपूर्ण हंसी के साथ अपना हाथ छोड़ा। वह खुद से प्रसन्न होकर अखाड़े से बाहर चला गया और वह अपने अगले साथी की तलाश करने लगा। अखाड़े में मौजूद युवक ने अपनी उंगली रगड़ी और गुस्से से वांग बाओले की पीठ को घूरने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह असहाय था। वह अपने अंदर के आक्रोश को रोक नहीं पा रहा था। इस लड़ाई को आसपास की भीड़ ने देखा था। धीरे धीरे इसने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने वांग बाओले की 2 लगातार लड़ाइयां देखी थीं। उनके हाव भाव अजीब हो गए। क्या यह मोटा आदमी उंगलियां मोड़ने आया है? ये तो बहुत ही अजीब है। हमला करते ही उंगलियां मोड़ लेता है। वांग बाओले ने छोटी भीड़ की चौकस निगाहों के सामने अपनी तीसरी लड़ाई शुरू की। यह उसकी तीसरी, चौथी और 5वीं लड़ाई तक जारी रही। वह जितना लड़ता गया उतना ही उत्साहित होता गया। उसकी हरकतें और भी अभ्यासी होती गईं। शुरुआत में उंगलियां मोड़ने में थोड़ा समय लेने से लेकर वह अंततः एक पल में ही उंगलियां मोड़ सकता था, चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, जब वे उस पर हमला करते। इस दौरान क्लब से दुखद चीखें आने लगीं। हे भगवान, जाने दो। ये दर्द देता है। ये बहुत ज्यादा दर्द देता है। खरगोश, तुम बेशर्म हो। अगर तुम में दम है तो हमारी उंगलियां मत मोड़ो। जाने दो डैडी, मैं गलत था। मैं हार मानता हूँ। फ्रीस्टाइल फाइट क्लब में अब वांग बाओले की उपस्थिति के साथ पहले जैसा माहौल नहीं रहा। जैसे जैसे दुखद चीखें उठती गईं, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वांग बाओले पर ध्यान देना शुरू किया। शोरगुल और चर्चाएं हर जगह फैल गईं और ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। कितना बेशर्म! वह बहुत चालाक है। यह मोटा खरगोश कमजोर नहीं दिखता, लेकिन उसे उंगलियां मोड़ने और लोगों को डैडी कहने में मजा क्यों आता है? अरे, वह औरतों की उंगलियां भी नहीं छोड़ता। जब लोग इस मामले पर उग्र रूप से चर्चा कर रहे थे, वांग बाओले अपने हाथों को पीठ के पीछे करके अखाड़े से बाहर चले गए। भीड़ की गुस्से भरी निगाहों के सामने वह अपने अगले साथी की तलाश में अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर चल रहा था। वह निडर था क्योंकि उसे फाइट क्लब के नियम पता थे। हालांकि काफी हंगामा मचाने के बाद उसे देखते ही विभिन्न अखाड़ों में मौजूद कई लोगों के चेहरे बदल जाते थे। वे तुरंत अपने अखाड़े बंद कर देते थे। इससे वांग बाओले कुछ उदास हो गए। हालांकि जल्द ही वांग बाओले ने उत्साह से अपना पहचान पत्र निकाला जो उसे फाइट क्लब ने दिया था। कई चुनौती अधिसूचनाएं थीं। इसने वांग बाओले को बहुत उत्साहित कर दिया और वह अपने अखाड़े में वापस भागा। वहां पहले से ही सैकड़ों लोग थे। उनमें से काफी लोग जाने पहचाने चेहरे थे। वे उसके पिछले प्रतिद्वंद्वी थे, जैसे कि युवा और पहले वाला व्यक्ति। जब उन्होंने वांग बाओले को वापस आते देखा तो वे सभी गुस्से से उसे घूरने लगे। ओह, ये तुम लोग हो। जल्दी मत करो, तुम्हारी बारी आएगी। ईमानदारी से कहूं तो मैं समझता हूं कि तुम सब क्या महसूस कर रहे हो। वांग बाओले ने उनका अभिवादन करते हुए जोर से ठहाका लगाया और अखाड़े में चले गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वह युवक जो चाल चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में उसे डैडी कहकर पुकारने लगा, आगे बढ़ा। खरगोश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। ये कहते हुए युवक ने अपनी आश्चर्यजनक गति का उपयोग करके वांग बाओले पर हमला किया। वह अपनी हार से दुखी था क्योंकि वह तैयार नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस बार उसकी उंगली नहीं मुड़ेगी। हालांकि कुछ ही सेकंड में उसकी दुखद चीखें पूरे अखाड़े में गूंजने लगीं। डैडी, मैं गलत था। मैं हार मानता हूँ। वांग बाओले ने एक उदास नज़र से युवक की उंगली मोड़ दी थी। उसने युवक की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे जाने दिया। हालांकि युवक के अखाड़े से बाहर निकलते ही उसने अपने दांत भींच लिए और किसी और के आने से पहले ही पलट गया। वह फिर से आगे बढ़ा, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। फिर से वह बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहा था। हालांकि उंगलियों का मुड़ना दर्दनाक था, लेकिन उसे लगा कि इथरियल डाउ कॉलेज के कॉम्बैट संकाय के छात्र के रूप में उसे बदला लेना था। अपनी दहाड़ के बीच उसने अपनी रणनीति बदल दी। अपने हाथों का इस्तेमाल करने के बजाय उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। साफ तौर पर उसने वांग बाओले को कम आंका था। जल्द ही वांग बाओले ने उसकी उंगली पकड़ ली और उसकी दुखद चीखें हर जगह गूंज उठीं। पिताजी, मेरी गलती थी। आखिर में वांग बाओले भी चौंक गए। युवक पहले वाले से काफी मिलता जुलता था। हार मानने के कुछ ही पल बाद वह बार बार आगे बढ़ता। उसकी आंखें लाल हो गईं, मानो वह किसी को काटना चाहता हो। यहाँ तक कि वांग बाओले को भी यह काफी डरावना लगा। उसके इर्द गिर्द भीड़ बढ़ती गई और 1000 से ज्यादा लोगों की संख्या हो गई। जिन लोगों की उंगलियां वांग बाओले ने मोड़ी थीं, वे नफरत से दांत पीस रहे थे। वे उससे बहुत घृणा करते थे। बेशर्म, बहुत बेशर्म। यह मोटा खरगोश सिर्फ उंगलियां मोड़ना जानता है। जो कोई भी इसे नीचे गिराएगा, मैं उसे एक स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूं। इन लोगों की गुस्से भरी दहाड़ के साथ भीड़ का आकार बढ़ता गया और वह और भी ज्यादा उग्र हो गई। युवक ने हार नहीं मानी, लेकिन हर बार कोशिश करने पर वह डैडी चिल्लाता रहा। अंत में युवक की सभी 10 उंगलियां बैंगनी हो गई थीं।
उसे स्ट्रेचर पर अखाड़े से बाहर ले जाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जल्द ही दूसरे लोग वांग बाओले को चुनौती देने के लिए आगे आए। वे सभी लिंग और उम्र के थे। बहुत बाद में बिल्ली के बच्चे का मुखौटा पहने एक छोटी सी लड़की अपनी उंगली मुरझाने के बाद रोती हुई भाग गई। परिणामस्वरूप आसपास की भीड़ में आक्रोश फैल गया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने वास्तव में मेरी प्यारी बिल्ली देवी की उंगली मोड़ दी। क्या बेवकूफ़ है। मैं अभी भी किसी भी विशेषज्ञ को एक स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूं जो उस मोटे खरगोश को बुरी तरह पीट सकता है। अगर आप उसका मुखौटा उतार सकते हैं तो मैं एक और स्पिरिट स्टोन जोड़ दूंगा। वांग बाओले ने बाहर अनियंत्रित भीड़ को देखा और तुरंत डर से कांप उठा। उसने जल्दी से अपना अखाड़ा बंद कर दिया। वहां खड़े होकर उसने सूखी खांसी की और महसूस किया कि अपना डर दिखाना थोड़ा शर्मनाक होगा। उसने अपने पेट पर खुद को थपथपाया। आज के लिए बस इतना ही, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। विरोधी इतने कमज़ोर हैं कि यह अर्थहीन है। वांग बाओले ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही आसपास की भीड़ ने गुस्से में और भी तेज आवाज़ निकाली, उसने शांति से चिल्लाया, वापस लौटो। जैसे ही मंच डूबा, वह धीरे धीरे अपने कक्ष में वापस आ गया, जिसने उसे बाहर के शोरगुल से अलग कर दिया। ये क्लब काफ़ी अच्छी जगह है। चैम्बर में प्रवेश करने के बाद वांग बाओले ने राहत की सांस ली। खुशी महसूस करते हुए उसने अपना मुखौटा उतारते ही फिर से अपने सीने में उत्साह जगाया। उसने मुखौटा अपने सीने से सटाए रखा और तेजी से गलियारे से नीचे भागा। जब वह दरवाजे से बाहर आया तो वह पहले से ही पहले स्तर पर था। जिस क्षण वह बाहर निकला, उसने भीड़ से गुस्से में चिल्लाते हुए सुना, खरगोश कौन है? क्या तुम बाहर आने की हिम्मत करोगे? अरे मोटा खरगोश, अगर तुम में दम है तो अपनी पहचान बताओ और हमें यहाँ लड़ने दो। शोर बहुत तेज था। दूसरे तल के निकास द्वार से भी बहुत से लोग बाहर निकले। वे सभी अपने आसपास के वातावरण को भयंकर निगाहों से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कहीं वांग बाओले का पता न चल जाए। इस दृश्य ने वांग बाओले को तुरंत ही भयभीत कर दिया। वह किसी एक व्यक्ति से नहीं डरता था, लेकिन अगर वह एक सेना होती। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। उसे लगा कि लोगों की सेना के सामने डरना शर्मनाक नहीं है। शुक्र है कि क्लब में हर आकार और कद के लोग थे। वह अकेला मोटा व्यक्ति नहीं था, न ही वह बहुत खास था। वांग बाओले जल्दी से क्लब से बाहर निकल गया और इथरियल दाओ कॉलेज में वापस आ गया। भीड़ क्लब में मोटे खरगोश को खोजने में विफल रही और वे दुखी क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपने दांत भींचे और अगली बार जब मोटा खरगोश आएगा तो उसे एक अच्छा सबक सिखाने का संकल्प लिया। हालांकि हर कोई रोजाना फाइट क्लब नहीं जाता था। इसी तरह क्लब में बहुत सारे लोग थे। आखिरकार इसके ग्राहक वे सभी थे जिन्हें इथरियल सिटी में लड़ना पसंद था। इसलिए हालांकि उस दिन वांग बाओले की दबंग हरकतों को देखने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन जब वह 3 दिन बाद फिर से आया तो शुरुआत में बहुत कम लोगों ने उसे देखा। अगर कुछ थे भी तो उनकी संख्या बहुत कम थी और खबर फैली नहीं। इससे वांग बाओले को हर दूसरे दिन फाइट क्लब में जाने का मौका मिल गया। हर बार जब वह वहां जाता तो अपनी पहली लड़ाई के दौरान वह एक अनजान व्यक्ति के रूप में शुरू होता और तेजी से विकसित होकर हर किसी को पागल कर देता। धीरे धीरे 10 से ज़्यादा बार फाइट क्लब में जाने के बाद मोटे खरगोश की कहानी धीरे धीरे फैलती गई, जो अपनी कम प्रोफाइल बनाए रखने की कोशिशों के बावजूद उंगलियां मोड़ता था। मैंने सुना है कि एक मोटा खरगोश जो दूसरों की उंगलियां मोड़ना पसंद करता है, क्लब में दिखाई दिया। अफवाहों में एक मोटे खरगोश का जिक्र है जो बेहद दुष्ट है। जब वह दूसरों से लड़ता है तो उसे सिर्फ उनकी उंगलियां दिखाई देती हैं। मैंने ये भी सुना है कि वह कमीना बहुत बुरा है। अगर वह पूरे समय उंगलियां मोड़ने में सक्षम नहीं है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर की उंगलियां भी नहीं छोड़ेगा। क्लब के भीतर तरह तरह की अफवाहें और चर्चाएं लगातार फैलती रहीं। यह उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाया जहां हर कोई मोटे खरगोश को जानता था, लेकिन आखिरकार जैसे ही वांग बाओले दिखाई दिए, उन्होंने तुरंत दर्शकों को आकर्षित कर लिया। यह उस बिंदु तक भी पहुंच गया जहां वांग बाओले को एहसास हुआ कि लोग पहली मंजिल पर हर प्रवेश द्वार पर ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, उसने दूसरों से ये भी सीखा था कि लोगों ने खुद को खरगोश विनाश गठबंधन में संगठित कर लिया था। इससे वह चकित रह गया। शुक्र है वह सैकड़ों बार लड़ने से पहले से ही उंगलियां मोड़ने में बहुत कुशल था। उसने महसूस किया कि उसे कम प्रोफाइल रखने की ज़रूरत है और उसने अपना प्रशिक्षण समाप्त करने का फैसला किया। ये लोग बहुत अनुचित हैं। चूंकि यह एक फ्रीस्टाइल फाइट क्लब है, इसलिए उन्हें इतना उत्तेजित क्यों होना चाहिए? मैं उंगलियां मोड़ नहीं रहा हूं, बल्कि अपनी मुड़ने की तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं। वांग बाओले नाराज था। वास्तव में वह वरिष्ठ स्पैरिंग पार्टनर से लड़ने के लिए लगभग हर दिन मतिभ्रम क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। वह एक हद तक प्रताड़ित होने के बाद ही क्लब की ओर जाता था। इस चक्र ने न केवल उसे अपना तनाव दूर करने की अनुमति दी, बल्कि इससे उसकी तकनीक में भी काफ़ी सुधार हुआ। वह पूरी तरह से सीनियर स्पैरिंग पार्टनर के मुकाबले में नहीं था, उसे तुरंत नीचे गिरा दिया गया। अब वह काफ़ी समय तक उसका विरोध करने में सक्षम हो गया है।
इस सुधार ने वांग बाओले को उम्मीद दी। हालांकि उसने फाइट क्लब में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वांग बाओले ने खुद से प्रशिक्षण जारी रखा और कुछ आत्मविश्वास के साथ मतिभ्रम क्षेत्र को खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा और फड़फड़ाती बर्फ के टुकड़ों ने क्षेत्र को बर्फ में ढक दिया। परिचित परिवेश ने वांग बाओले को अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने स्पैरिंग पार्टनर को देखा जो धीरे धीरे पास में आ गया, उसकी आंखों में लड़ाई की भावना जल रही थी। सीनियर स्पैरिंग पार्टनर से लड़ने के महीनों में वह अपनी उंगलियों को अनगिनत बार मोड़ने से कुछ हद तक क्रोधित हो गया था। इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें हार स्वीकार करवाऊंगा। वांग बाओले ने एक पल के लिए अपनी बाहें ढीली कर दी क्योंकि उसका आभा तुरंत बदल गया। यह आश्चर्यजनक रूप से तेज था। अगर वांग बाओले के बारे में कहा जाता था कि वह अतीत में एक अपूर्ण तलवार था, तो वर्तमान में वह क्लब में कई लड़ाइयों के बाद तेजी से रूपांतरित हो गया था, जिससे वह एक तेज बिना म्यान वाली तलवार में बदल गया था। हालांकि वह युद्ध के अनुभव में बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन वह अपने पूर्व स्वरूप से बहुत आगे निकल गया था। जैसे ही सीनियर स्पैरिंग पार्टनर सामने आया, वांग बाओले की गति अचानक बढ़ गई। वह तुरंत आगे कूद गया और अपने प्रतिद्वंद्वी के बगल में दिखाई दिया, आगे बढ़ने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। वरिष्ठ स्पैरिंग पार्टनर के चेहरे पर हमेशा की तरह ही भाव थे। वह पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ा। वांग बाओले को पकड़ते ही उसके अंदर की चूषण शक्ति अचानक प्रकट हुई। लगभग उसी समय जब वे छूने वाले थे, वांग बाओले की आंखों में एक चमक चमक उठी। उसने अपनी चूषण शक्ति छोड़ी और दोनों के बीच एक अदृश्य भंवर दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को खींचा, वे टकरा गए। एक धमाके के साथ वांग बाओले कुछ कदम पीछे हट गया। वरिष्ठ स्पैरिंग पार्टनर भी इससे अलग नहीं था। चूषण शक्ति के मुक्त होने पर कोई भी ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं था। वांग बाओले की आंखों में उत्साह का भाव था। वह एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही उसने मतिभ्रम क्षेत्र में वरिष्ठ स्पैरिंग पार्टनर के साथ वार करना शुरू कर दिया। वह तेज था, लेकिन सीनियर स्पैरिंग पार्टनर भी तेज था। धीरे धीरे उनके फिगर आपस में जुड़ गए। हर बार जब सक्शन फोर्स अपनी सीमा पर पहुंच जाता, तो वे पीछे की ओर धमाका करते। इससे आसपास की बर्फ तेजी से उनकी ओर उड़ती और फिर हिंसक रूप से बाहर की ओर बिखर जाती। अगर दूसरे लोग ये दृश्य देखते तो निश्चित रूप से चौंक जाते। वास्तव में सीनियर स्पैरिंग पार्टनर के साथ वांग बाओले की लड़ाई फिजिकल सील के स्तर को पार कर गई थी। यहां तक कि पल्स एनरिचमेंट विशेषज्ञ भी इस लड़ाई से हैरान हो जाते। वास्तव में वे जिस चीज में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वह उनकी गति और शारीरिक शक्ति के अलावा उनके सक्शन बलों पर नियंत्रण था। इसके लिए सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता थी, जिसे हर समय समायोजित करने की आवश्यकता थी। केवल अलग अलग रिलीज आवृत्तियों के साथ ही वांछित प्रभाव प्राप्त किए जा सकते थे। केवल इतना ही नहीं, सक्शन फोर्स केवल हथेली से ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर से निर्देशित थी। इसके परिणामस्वरूप युद्ध की रणनीति में कई बदलाव हुए। इस प्रकार अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध रणनीति का आकलन करने और अपने प्रतिद्वंद्वी को जाल में फंसाने की आवश्यकता दोनों की लड़ाई में विकसित हुई। जैसे जैसे उनकी झड़पों की आवाज़ें आसपास के माहौल को हिला रही थीं, समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। जल्द ही 5 मिनट बीत गए। वांग बाओले पहले से ही भारी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। उसने अपनी उंगली को सीनियर स्पैरिंग पार्टनर द्वारा उसके पॉइंट तक मोड़ा नहीं था। इससे वह बहुत आश्वस्त हो गया। बस यही बात नज़रअंदाज की जा सकती थी, लेकिन जब सीनियर स्पैरिंग पार्टनर उठा तो उसने तेजी से अपना दाहिना पैर उठाया और वांग बाओले की जांघों पर लात मारी। वांग बाओले की चीख पहले से कहीं ज्यादा दुखद थी, ये तीखी और कानों को चीर देने वाली थी। जिन लोगों ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, वे ऐसी चीख की कल्पना भी नहीं कर सकते। वांग बाओले को लगा कि उसने कोई दरार सुनी है। उसका दिमाग अचानक खाली हो गया, अभूतपूर्व दर्द से अभिभूत। वह दुखद रूप से रो पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। वह जमीन पर लौटने लगा, उसके हाथ उसकी जांघों पर थे। वांग बाओले लगभग रो पड़ा था। ठंडे पसीने से उसकी कमीज भीग गई थी। ठंडी हवाएं भी उसे ठंड का एहसास नहीं करा पा रही थीं। उसका पूरा अस्तित्व पागलपन की कगार पर था। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी आवाज़ में हमेशा से अलग लहजा था। वे कुचले गए हैं, भगवान, वे कुचले गए हैं। सीनियर स्पैरिंग पार्टनर ने बात जारी नहीं रखी। वह बगल में खड़ा था और बिना किसी भाव के वांग बाओले को देख रहा था। कुछ समय बाद, जब तीव्र दर्द कुछ हद तक कम हो गया, वांग बाओले ने पीली अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से अपनी पैंट खोली। जब उसने नीचे देखा तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसके चेहरे पर छिपा डर और भी गहरा हो गया। बेशर्म, घिनौना, वांग बाओले ने ऊपर देखा और अपने दांत भींच लिए। वरिष्ठ साथी के लिए उसके मन में जो नफरत थी, वह अवर्णनीय थी। वह आत्मविश्वास से भर गया था और उसे विश्वास था कि वह आखिरकार स्थिति को बदल सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वरिष्ठ साथी ऐसा घिनौना कदम उठाएगा। वह उसके साथ लड़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन बहुत डरता था।
वह अपनी जांघों की रक्षा भी करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह मतिभ्रम क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ साथी के बदल जाने के बाद कुछ अलग था। अंत में वांग बाओले मतिभ्रम क्षेत्र से बेहद उदास होकर चला गया। वह काफी देर तक बाहर संघर्ष करता रहा। एक तरफ अगर वह लड़ाई जारी रखता तो उसे भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता, और दूसरी तरफ उसे हेड प्रीफेक्ट बनने का भी डर था। आखिरकार बाद वाले ने पहले वाले पर जीत हासिल कर ली और एक जोरदार दहाड़ के साथ वांग बाओले फिर से मतिभ्रम क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसकी दुखद चीखें कभी कभी मतिभ्रम क्षेत्र में गूंज उठतीं। हर बार वांग बाओले को ऐसा लगता जैसे उसके मुकुट के गहने कुचल दिए गए हों। आधे महीने बाद उसका दिमाग गड़बड़ा गया, लगभग पागल होने की हद तक। यहाँ तक कि जब वह दाव कॉलेज से गुजरता तो जब कोई उसे देखता तो वह सहज रूप से अपनी जांघों को ढक लेता। इन सब बातों ने उसे अवसादग्रस्त क्रोध में जला दिया। उसने एक बार फिर अपनी निगाहें फ्रीस्टाइल फाइट क्लब पर टिका दीं। मैं असली लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। वांग बाओले को फ्रीस्टाइल फाइट क्लब में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जूनियर स्पैरिंग पार्टनर, चाहे वह कितनी भी जोर से लात मारे, कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। शायद इसके निर्माण का नतीजा उसे यह अनुचित लगा और इस खुलासे से वह पागल भी हो गया। इसलिए उसने एक बार फिर फाइट क्लब पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। कोई मुझे उकसाए नहीं। वांग बाओले, जिसे आधे महीने से लगातार जांघों के बीच लात मारी जा रही थी, गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह उग्र रवैये के साथ दाव कॉलेज से बाहर निकल गया। क्लब में कदम रखते ही उसे एक दरवाज़ा मिला और साधारण प्रशासनिक मामलों को निपटाने के बाद वह अंदर घुस गया। जल्द ही वह खरगोश का मुखौटा पहने दूसरे स्तर के अखाड़े में दिखाई दिया। आधा महीना बीत जाने के बावजूद उसने अभी भी दूसरों का ध्यान आकर्षित किया और जल्दी ही पहचान लिया गया। क्लब के दूसरे स्तर पर हंगामा मच गया। यह उंगली मोड़ने वाला मोटा खरगोश है। मोटा खरगोश यहाँ है। ये बेशर्म कमीना आखिरकार सामने आ ही गया। उंगलियां मोड़ने वाला मोटा खरगोश घर में है। शोर शराबा फैल गया और बहुत से लोगों ने तुरंत अपनी आवाज़ संचारण वस्तुएं निकाल लीं। इथरियल सिटी में कई जगहों पर जहां लोग काम में व्यस्त थे, लोगों को ये खबर मिली। उदाहरण के लिए, इथरियल सिटी के एक अपस्केल जिले में एक बहुत बड़ा विस्तृत मनोउद्यान था। संघ के 17 मुख्य शहरों में से एक में मनोउद्यान का मालिक होना स्पष्ट रूप से बहुत महंगा था। बगीचे में 2 सुंदरियां युद्ध कर रही थीं। छोटी सुंदरी 16 साल की लग रही थी। वह प्राचीन मार्शल आर्ट में फिजिकल सील क्षेत्र में पहुंच चुकी थी और उसने ढीले प्रशिक्षण पोशाक पहन रखी थी। उसके लटके हुए बाल उसके शरीर की हरकतों के साथ हिल रहे थे। उसकी गुलाबी त्वचा बेहद चिकनी और कोमल थी, जिसमें लुढ़कता हुआ पसीना टपक रहा था। उसके साथ युद्ध कर रही महिला थोड़ी बड़ी लग रही थी। वह 20 की उम्र में थी, लेकिन वह ज्यादा खूबसूरत थी। उसने चुस्त कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थीं। पल्स संवर्धन क्षेत्र के शुरुआती चरणों में उसकी साधना का स्तर भौतिक मोहर क्षेत्र से आगे निकल गया। बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। तुम नहीं जानती कि वह मोटा खरगोश कितना बेशर्म है। हमारे क्लब में ऐसे व्यक्ति का रहना कितना शर्मनाक है। युवा सुंदरी ने अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि उसने अपनी सांसों को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। शायद वांग बाओले उसे याद नहीं कर पाया क्योंकि वह उन सैकड़ों चुनौती देने वालों में से एक थी जिसका उसने सामना किया था, लेकिन उसने उस पर बिल्ली के बच्चे का मुखौटा पहने लड़की पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर बड़ी सुंदरी हंस पड़ी। जैसे ही वह उसे सांत्वना देने वाली थी, युवा सुंदरी की आवाज़ संचरण रिंग कांप उठी। वह रुक गई और संचरण सुनने के बाद तुरंत अपनी बादाम के आकार की आंखें चौड़ी कर लीं। बहन, मोटा खरगोश प्रकट हुआ है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और उसे सबक सिखाना होगा। इस बीच इथरियल डाओ कॉलेज के लोअर एकेडमी आइलैंड में कॉम्बैट फैकल्टी के एक प्रशिक्षण कक्ष में एक युवक एक मानव जैसी लकड़ी की कठपुतली को क्रूरता से पीट रहा था। लकड़ी की कठपुतली स्पष्ट रूप से कस्टम मेड थी। अपने मोटे आकार को नज़रअंदाज करते हुए उसने खरगोश का मुखौटा पहना हुआ था जो वांग बाओले के समान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे डैडी कहलवाओ? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वह लड़ रहा था तो युवक अचानक रुक गया और अपनी वॉइस ट्रांसमिशन रिंग को देखने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने ऊपर देखा और जोर से हंसा। मोटा खरगोश, मैं तुम्हें इस बार डैडी कहलवाऊंगा। इथरियल सिटी में कई जगहों पर इसी तरह के कई दृश्य हुए। शहर के हर कोने से अनगिनत आकृतियां क्लब की ओर दौड़ी। क्लब में चर्चाएं बढ़ती रहीं। वांग बाओले के अखाड़े के चारों ओर भारी भीड़ थी, यहाँ तक कि दूसरे अखाड़ों के लोग भी अपनी लड़ाई छोड़कर वहां पहुंचने के लिए दौड़ पड़े। वांग बाओले के आने के 1 घंटे बाद ही वह 10 से ज्यादा चुनौती देने वालों से भिड़ चुका था। सभी ने अपनी उंगलियां मोड़ ली थीं और वे दुखद रूप से रो रहे थे और हार स्वीकार करते हुए वांग बाओले को डैडी कह रहे थे। वांग बाओले भी बहुत उदास था। उसके विरोधी बहुत कमजोर थे और वह उंगलियां मोड़कर उन्हें तुरंत हरा सकता था।
उसे अपने क्रॉच किकिंग किलर वार का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे अभी तक इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। अगर उसने जबरन इसका इस्तेमाल किया होता तो यह एक स्पैरिंग पार्टनर के प्रभावों को प्राप्त करने में विफल हो जाता। इसने वान बाओले को निराश कर दिया क्योंकि उसने अपने आसपास की भीड़ को देखा। उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली और उदासीनता से कहा, क्या कोई थोड़ा और कौशल वाला है? आप सभी बहुत कमज़ोर हैं। जिस क्षण उसने ये कहा, भीड़ और भी उग्र हो गई। उन्होंने पहले ही वान बाओले को बेशर्म पाया और अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। सभी ने तुरंत अपनी आवाज़ उठाई। मोटे खरगोश, अगर तुम इतने काबिल हो तो उंगलियां मत मोड़ो। ठीक है, अगर तुम में दम है तो हमसे मुट्ठी से लड़ो। वान बाओले ने भीड़ को घूर कर देखा जब उसने उनकी बात सुनी। तुम लोग सिर्फ चिल्लाना जानते हो। अगर तुम में दम है तो कायम मत बनो। अगर तुम इतने महान हो तो ऊपर आओ। वान बाओले की प्रतिक्रिया आग में घी डालने जैसी थी। इससे भीड़ भड़क उठी और उनके चिल्लाने से ध्वनि तरंगें बन गईं जो आसपास के इलाके में फैल गईं। यहाँ तक कि क्लब के कर्मचारी भी जल्दी से आसपास की जगह की रखवाली करने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें डर था कि कहीं यह अराजकता में न बदल जाए। वान बाओले भी डर गए, लेकिन कर्मचारियों को देखकर वे शांत हो गए। वे वहीं खड़े रहे और भीड़ को उकसाना जारी रखा। कर्मचारी मुस्कुरा रहे थे और पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर थीं। क्लब में ऐसा दृश्य होना दुर्लभ था। इसके अलावा औसत व्यक्ति में इतने सारे लोगों को इतना उत्तेजित करके चिल्लाने की क्षमता नहीं थी। वान बाओले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे चुनौती देने के लिए ज़रूरी स्पिरिट स्टोन की संख्या बढ़ाकर 20 स्पिरिट स्टोन कर दी। इस संख्या ने तुरंत बड़ी संख्या में कमज़ोरों को खत्म कर दिया, जिससे कई लोग बिना सोचे समझे अखाड़े में प्रवेश करने से बच गए। जब वान बाओले स्पिरिट स्टोन की संख्या कम करने के बारे में सोचते हुए इंतजार करते करते अधीर हो गए तो अचानक अखाड़े के बाहर से एक आवाज़ गूंजी, मोटा खरगोश, तुम्हारे डैडी तुम्हें चुनौती देने आए हैं। जैसे ही आवाज़ गूंजी, सभी ने तुरंत नज़र घुमाई। वान बाओले ने उत्सुकता से नज़र घुमाए और तुरंत एक परिचित युवक को देखा। वह अहंकार और आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। युवक ने सफ़ेद लड़ाकू कपड़े पहने हुए थे। उसके पास एक चरम शारीरिक सी लाभा थी जो किसी भी तरह से छिपी नहीं थी। इतना ही नहीं, वह अपने साथ उपकरण भी लाया था। वे 2 विशेष रूप से तैयार किए गए दस्ताने थे। 2 दस्ताने उसकी मुट्ठियों पर कसकर पहने हुए थे जो उसकी उंगलियों को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे थे। इससे दूसरों के लिए उसकी उंगलियों को पकड़ना और मोड़ना असंभव हो गया। युवक दस्ताने पहने हुए बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह आगे बढ़ा और भीड़ की उत्साहित जयकारों के बीच सीधे अखाड़े की ओर भागा। ये इथरियल डाउ कॉलेज के कॉम्बैट संकाय से लुजिहाव है। मोटा खरगोश पहले भी कई बार अपनी उंगलियां मोड़ चुका है। उसने इस बार खास दस्ताने तैयार किए हैं। शाबाश। हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे चतुर लोग हैं। दस्ताने के साथ मोटे खरगोश की उंगलियां मोड़ने की तकनीक अपने आप बेकार हो जाती है। भीड़ के उत्साह के बीच वान बाओले ने जानबूझकर युवक के खास तौर पर तैयार किए गए दस्ताने पर नजर डाली। उसने खांसी की और कुछ कदम पीछे हट गया, जैसे कि वह किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। वान बाओले की प्रतिक्रिया देखकर युवक और भी उत्साहित हो गया और सीधे अखाड़े में कूद पड़ा। मोटा खरगोश, तुम सिर्फ उंगलियां मोड़ सकते हो। इस बार तुम जरूर हार जाओगे। युवक जोर से हंसा, लेकिन उसने वान बाओले को कम नहीं आंका। वह आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा और सीधे वान बाओले की ओर बढ़ा। उसने दाव कॉलेज के प्रशिक्षण कक्षों में लंबे समय तक इसी परिदृश्य का अभ्यास किया था। उसे विश्वास था कि वह जल्दी ही फैट रैबिट को अपने सैवेज विंडफिस्ट की ताकत से परिचित करा सकता है, जिसे उसने कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था। एक कॉम्बैट फैकल्टी के छात्र से जैसी उम्मीद की जाती है, उसका ये रुख उसे फिजिकल सील क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए पर्याप्त है। ये लड़ाई अच्छी होगी। फैट रैबिट खत्म हो गया है। भीड़ उत्साह से देख रही थी, एक प्रभावशाली लड़ाई को देखने के लिए तैयार थी। जैसे ही वान बाओले कुछ कदम पीछे हटे, अखाड़े में स्थिति तुरंत बदल गई। जब युवक उसके पास पहुंचा तो वान बाओले ने अचानक कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा, लेकिन उंगलियों को मोड़ने के बजाय उसने युवक की कलाई को दबाया। खासकर उसकी हथेली से चूषण बल इतना तेज था कि युवक को चकमा देना मुश्किल हो गया। वान बाओले ने सीधे उसकी कलाई पकड़ ली और उसके जोड़ मुड़ गए। इस दबाव के कारण उंगलियों के मुड़ने से भी कम दर्द नहीं हुआ। ये दर्द तुरंत युवक के शरीर में फैल गया और उसने खुद को चीखने से रोक लिया। जैसे ही वह जवाबी हमला करने वाला था, एक आश्चर्यजनक चूषण बल फैल गया, जिससे उसकी हरकतें धीमी हो गईं, मानो वह दलदल में फंस गया हो। चूषण बल पर उसके नियंत्रण के कारण वान बाओले के आसपास का वातावरण एक तरह का क्षेत्र बन गया। ये धीमापन केवल एक पल के लिए हुआ। अगर वान बाओले ने कोई और तरीका अपनाया होता तो यह अवसर की बर्बादी होती, जब तक कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में वश में न कर लेता, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी ठीक हो सकता था। लेकिन घुमाने की तकनीक एक वार से दुश्मन को हराने के बारे में थी।
ये तकनीक संक्षेप में कमजोर को मजबूत को हराने देने के बारे में थी। तुरंत वान बाओले ने युवक की कलाई को दबाया और उस पल का इस्तेमाल किया जब वह अपने जोड़ों के मुड़ने के दर्द से ग्रस्त था। अपने दाहिने पैर को अविश्वसनीय गति से बाहर निकाला, सीधे युवक की जांघ पर। मुझे डैडी बुलाओ, वान बाओले ने गहरी आवाज में गुर्राहट की, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया। इसके बावजूद जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो युवक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके चेहरे का रंग सामान्य रंग से एकदम सफ़ेद हो गया और फिर जल्दी ही लाल हो गया। अंत में ये बैंगनी हो गया क्योंकि उसके होठों से निकलने वाली आवाज की पिच एक बेहद तीखी चीख में बदल गई। ओ आउच! युवक दर्द से कराह उठा और अपनी कमर को पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह सहज रूप से चिल्लाया और उसके गालों से आंसू बहने लगे। उसकी कमर को पकड़ते ही आसपास के सभी पुरुषों ने उसे पकड़ लिया और सहज रूप से अपनी कमर को ढक लिया। जो कुछ हुआ था वह पुरुषों के लिए बहुत प्रभावशाली था। उनके लिए दर्द को पहचानना बहुत आसान था, जिससे उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। यहाँ तक कि आसपास के गार्डों ने भी ठंडी सांस ली। शायद दर्द को पहचान पाने के कारण जल्द ही गुस्से में दहाड़ें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गईं। वे अभूतपूर्व तरीके से फूट पड़ीं। कितना बेशर्म! अगर आप में वो सब है जो चाहिए तो पल्स एनरिचमेंट दायरे में मौजूद लोगों को आपको चुनौती देने की अनुमति दें। अरे वाह, वो असल में क्रॉच को लात मारता है। मैं किसी भी व्यक्ति को 30 स्पिरिट स्टोन देता हूं जो फैट रैबिट का मुखौटा उतारता है। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। भीड़ के शोर के बीच वान बाओले ने युवा को दया के साथ मैदान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते देखा। वो अपने प्रतिद्वंद्वी के दर्द को अच्छी तरह से जानता था और साथ ही उसे बहुत सहज भी महसूस हुआ। क्या कोई मुझे चुनौती नहीं दे रहा है? वान बाओले ने भीड़ को देखते हुए सूखी खांसी की। फ्रीस्टाइल फाइट क्लब के चैलेंज नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति एक दायरा ऊपर सेट कर सकता है। हालांकि वान बाओले ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया। उसने इसे पल्स एनरिचमेंट दायरे से नीचे के दायरे तक सीमित कर दिया। जब उसके क्रॉच को लात मारने की खबर फैली तो उसके आसपास तिरस्कारपूर्ण आवाजें बढ़ गईं। हालांकि उसे चुनौती देने वालों की संख्या काफी कम थी। भीड़ को भले ही उसकी उंगलियां टेढ़ी होने पर गुस्सा आया हो, लेकिन क्रॉच किकिंग ने सभी के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। उनमें से किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इस समय वान बाओले बहुत दिखावटी हो रहे थे। वह क्षेत्र के किनारे खड़े होकर पहले की तरह ही दर्शकों का मजाक उड़ाने लगे। सोचना कि इतने बड़े क्लब में कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, कितना निराशाजनक है। धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग भी थे जो वान बाओले को बर्दाश्त नहीं कर पाए और नाराज होकर आगे बढ़ गए। आधा दिन बीत गया और लगातार दुखद चीखें गूंजती रहीं। वान बाओले की क्रॉच किकिंग तकनीक भी लगातार निखरती गई क्योंकि वह इसमें और भी निपुण होता गया। दूसरी मंजिल पर माहौल बिल्कुल अलग ही था। इसने क्लब को गार्ड की संख्या बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। कई कैमरे उस एरेना की तरफ ऐसे थे जैसे क्लब किसी भयानक दुश्मन का सामना कर रहा हो। तीसरी मंजिल पर क्लब के सुरक्षा कक्ष में बहुत से लोग और भी मुसीबत के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। वे स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे थे। उन्हें डर था कि यह किसी बेकाबू चीज में बदल जाएगा। यह मोटा खरगोश, अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं भी देखना चाहता कि यह कमीना कौन है। सुरक्षा कक्ष के अंदर कुछ पल्स एनरिचमेंट विशेषज्ञों ने अपने दांत पीस लिए। फाइट क्लब की दूसरी मंजिल पर शोरगुल मचा हुआ था। गुस्सा और पीड़ा भरी दहाड़ें लगातार गूंज रही थीं, क्योंकि माहौल में तरह तरह की अपमानजनक आवाजें गूंज रही थीं। बेशर्म मोटा खरगोश, तुम सिर्फ फिजिकल सील दायरे में हमें धमकाते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो पल्स एनरिचमेंट दायरे में चुनौती देने वालों को अपने अखाड़े में आने दो। ठीक है, तुम खुद को कैसे काबिल मान सकते हो जब तुम सिर्फ फिजिकल सील दायरे में हमें धमकाते हो? मैं आश्वस्त नहीं हूं। जिन लोगों की दुखद रूप से पिटाई हुई, साथ ही उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार सबसे जोर से कोस रहे थे। वान बाओले भी उन्हें सुनकर बहुत नाराज थे। मैं फिजिकल सील दायरे में हूं। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं फिजिकल सील दायरे में लोगों को धमका रहा हूं? चिल्लाना बंद करो, आओ और लड़ो। शायद वान बाओले की क्रॉच किकिंग बहुत ज्यादा दिखावटी थी, इसकी वजह से उसे चुनौती देने की हिम्मत करने वाले कम लोग थे। लेकिन अब अभ्यास के साथ साथ वान बाओले की उंगलियां मोड़ने और अचानक किक मारने की कला में सुधार हो रहा था। उसे एहसास नहीं था कि उसके अंदर इस तरह की लड़ाई के लिए जन्मजात प्रतिभा है। अंत में वह अपनी खुद की चाल बनाने और अलग अलग तरीकों से क्रॉच को किक करने में सक्षम हो गया। कभी कभी वह सामने से या बगल से किक मारता और कभी कभी नीचे से। उसने अपना पैर पीछे से फैलाया और अपने पैर को पीछे की ओर मोड़ा। जब वान बाओले ने क्रॉच किकिंग की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन किया तो भीड़ ने गाली दी, लेकिन उनके दिल ठंडे पड़ गए। उन्होंने दर्द को और भी तीव्रता से महसूस किया क्योंकि उनकी क्रॉच में दर्द होने लगा था। निंदा और गाली गलौज केवल बढ़ती गई। अगर कोई पतली चमड़ी वाला होता तो शायद वह निंदा से डूब जाता, लेकिन वान बाओले शुरू से ही मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति था, तब भी जब वह मुखौटा पहने हुए था।
ये सब उसे पानी में मछली की तरह महसूस कराता था। उसे लगा कि वह खुद को जाने दे सकता है और उसका मजाक उड़ाने का हुनर लगातार बेहतर होता जा रहा था। क्या कोई है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? तुम अभी बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे उंगलियां नहीं मोड़नी चाहिए? आओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं एक भी उंगली नहीं मोड़ूंगा। जैसे ही वांग बाओले आत्मसंतुष्ट होकर चुनौती दे रहा था, अचानक एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। उपद्रवी क्लब में भी ये स्पष्ट रूप से अखाड़े तक पहुंच गई। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। हालांकि यह एक महिला की आवाज़ थी, लेकिन ये बहुत ही मधुर और शक्तिशाली लग रही थी। आवाज़ के साथ भीड़ तेजी से अलग हो गई और एक रास्ता बना लिया। नज़रें तुरंत उस खुले रास्ते पर पड़ीं जहां दो महिलाएं चल रही थीं। वे अलग अलग उम्र की दो सुंदरियां थीं। युवा सुंदरी ने प्रशिक्षण वस्त्र पहना हुआ था और उसने बिल्ली का मुखौटा पहना हुआ था। वृद्ध सुंदरी ने मुखौटा नहीं पहना था। उसके पास बेहतरीन विशेषताएं थीं और उसका पहनावा आकर्षक था। यह उसके सुडौल शरीर को दर्शाता था, जिससे उसका पूरा अस्तित्व आश्चर्यजनक सुंदरता से भर गया था। खास तौर पर उसके लहराते बालों के साथ इसने उसे आकर्षण से भर दिया। उसकी आंखों में लड़ाकू भावना उसे एक जंगली तेंदुए की तरह दिखती थी। इसने हर उस आदमी को आकर्षित किया जो उसकी ओर देखता था और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक उसकी आभा थी। ये भौतिक सील क्षेत्र में नहीं बल्कि पल्स संवर्धन क्षेत्र में थी। रक्त क्यूई क्षेत्र में रक्त क्यूई की बहुत ज्यादा मात्रा थी, जिसके परिणामस्वरूप रिसाव हुआ। भौतिक सील किसी के शरीर को सील करने जैसा था, जिससे किसी की ताकत एकत्रित हो जाती थी। हालांकि इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल था और ऊर्जा अंततः बिखर जाती थी। प्राचीन मार्शल क्षेत्रों में से अंतिम पल्स संवर्धन था। शरीर में सभी मेरिडियन बंद कर दिए गए थे, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक चरम प्रदर्शन बनाए रख सकता था। शक्ति के हर कण को चरम पर पहुंचाया जा सकता था और इसे शरीर और आत्मा का शिखर माना जा सकता था। वे मानव हत्या मशीनों से अलग नहीं थे। उसकी उपस्थिति ने तुरंत आसपास के लोगों को विस्मय में डाल दिया। ये क्लब की युवा मालकिन है, जो उलू। हा, मोटी खरगोश मुसीबत में है। ये जो उलू है। क्लब उसके परिवार द्वारा चलाया जाता है। वह बुराई से घृणा करती है और पहले भी दुष्टों को बाहर निकालने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर चुकी है। मैंने सुना है कि वह वाइट डियर दाओ कॉलेज में जाती है और बहुत जल्द स्नातक होने वाली है। मैंने ये भी सुना है कि सेना ने उसे नौकरी की पेशकश की है। देवी, वह मेरी देवी है। जैसे ही महिला आगे बढ़ी, आसपास के लोगों की सांसें तेज हो गईं। कई जलती हुई आंखें जो उलू पर टिकी थीं, जिससे वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। वह नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन भीड़ से चिल्लाहट सुनने के बाद उसे तुरंत उसकी पृष्ठभूमि का पता चल गया, जिससे वह चौंक गया। ये खास तौर पर तब हुआ जब उसने सुना कि उसकी साधना का स्तर भौतिक मोहर क्षेत्र से अधिक है, जिससे वांग बाओले सावधान हो गया। वह वहां एक साथी ढूंढने गया था, न कि उसे बुरी तरह पीटने के लिए। उसने अपनी नज़र घुमाई और जो उल्लू के अपने अखाड़े के कांच के अवरोध के सामने पहुंचने से पहले उसने हल्की खांसी की। क्षमा करें, मैं केवल पल्स संवर्धन क्षेत्र से नीचे के लोगों की चुनौतियों को स्वीकार करता हूं। युवती, आपकी साधना आवश्यकता से अधिक हो गई है। मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा मेरे घातक वार बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार जब वे निकलेंगे तो यह मुझे मुश्किल स्थिति में डाल देगा क्योंकि आप एक लड़की हैं। तो चलो इसे भूल जाते हैं। मैं पहले से ही थक गया हूं और अब जा रहा हूं। वांग बाओले को तुरंत लगा कि उसने जो भाषण दिया वह एकदम सही था। उसने अपनी उम्र का खुलासा नहीं किया था और न ही उसे अस्वीकार किया था। न ही वह कायर दिखाई दिया। अपनी बात कहने के बाद उसने अफसोस के साथ आह भरी और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और बाहर की ओर चला गया। सभी ने तुरंत हूटिंग की। प्रशिक्षण पोशाक पहने हुए बिल्ली के बच्चे का मुखौटा पहने हुए सुंदरी ने भीड़ के साथ चिल्लाते हुए वांग बाओले को घूरा। तुम जाना चाहती हो? उस समय जो उलू, जो कांच की बाधा के बाहर खड़ी थी, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव था। वह बुराई से घृणा करती थी और उसे लगा कि एक नीच व्यक्ति को क्लब से बाहर निकालना उसकी जिम्मेदारी है जो उंगलियों को मोड़ने जैसी बेशर्म हरकतें करता है। इसके अलावा उसने उसकी छोटी बहन को धमकाया था। वह उसे कैसे छोड़ सकती थी? उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक बैंगनी जेड कार्ड निकाला। उसने इसे कांच की बाधा पर दबाया और तुरंत सीलबंद अखाड़ा खुल गया। इस दृश्य ने तुरंत भीड़ को उत्साहित कर दिया। बहन, अथॉरिटी ने फिर से अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। हा, यह मोटा खरगोश अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। दूसरी मंजिल पर जयकारे गूंज उठे। तीसरी मंजिल पर सुरक्षा कक्ष में मौजूद भीड़ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वांग बाओले को भी इसी तरह झटका लगा। वह तेजी से कुछ कदम पीछे हटा और चौड़ी आंखों से जो उलू को देखा, जो उसके अखाड़े में प्रवेश कर गई थी। उसकी पल्स एनरिचमेंट आभा ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। वह शाप देना चाहता था क्योंकि उसे क्लब बहुत बेशर्म लग रहा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी।
वह तेजी से पीछे हट गया और चिल्लाया, मैं एक ग्राहक हूँ। ग्राहक राजा है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं शिकायत करूंगा। जैसे ही वान बाओले ने ये शब्द कहे, आसपास की सुरक्षा झिझकने लगी। तीसरी मंजिल पर सुरक्षा कक्ष में तैनात विशेषज्ञ भी असहाय हो गए। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने युवा मालकिन को ऐसा करते देखा था। वे जानते थे कि भले ही उन्होंने उसे रोक दिया हो, उन्हें बस अपने आगमन में देरी करने की जरूरत थी। आगे बढ़ो और शिकायत करो। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब मुझे शिकायतें मिली हैं। अखाड़े में जो लू की आंखों में अहंकार भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि वह मोटे खरगोश को ऐसा सबक सिखा पाएगी जिसे क्लब द्वारा रोके जाने से पहले ही वह याद रख लेगा। उसकी आंखों में एक चमक उठी क्योंकि उसकी शुरुआती अवस्था की पल्स एनरिचमेंट साधना तुरंत भड़क उठी। वान बाओले पर हमला करते हुए उसकी गति अपनी सीमा तक बढ़ गई। जब उसने आसपास की भीड़ को उसके लिए जयकार करते सुना तो उसे और भी यकीन हो गया कि वह जो कर रही थी वह सही था। पल्स एनरिचमेंट क्षेत्र की गति बहुत तेज थी। वह पलक झपकते ही वान बाओले के सामने थी और उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर उसका मुखौटा पकड़ लिया। उस खतरनाक मोड़ पर वान बाओले ने अपने सारे विचार दूर कर दिए। वह तेजी से पीछे हट गया और उसकी गति दूर हो गई। उसका मुखौटा जो लू के बाल से चूक गया, लेकिन चूंकि पल्स एनरिचमेंट क्षेत्र विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसकी हरकतों से उठी हवा ने वान बाओले को मारा और उसे पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया। वान बाओले क्रोधित हो गया और उसने एक बार फिर जोर से चिल्लाया, क्लिप जॉइंट, तुम लोग क्लिप जॉइंट चला रहे हो। हालांकि जो लू ने उसे अनदेखा कर दिया। जिस क्षण वान बाओले पीछे हटे, वह घूमी और एक झटके के साथ अपना दाहिना पैर उठाया। एक जोरदार धमाके के साथ उसने वान बाओले को मारा और उसे और भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये खत्म नहीं हुआ। जो लू के हमले एक भयंकर तूफान की तरह थे। उसका क्षेत्र पहले ही वान बाओले से आगे निकल चुका था और उसने छोटी उम्र से ही युद्ध का अनुभव जमा करना शुरू कर दिया था। उसने उस पर हमला करके पूरी तरह से पहल की और एक झटके में वह वान बाओले के करीब आ गई और उसका मुखौटा पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वान बाओले पहले से ही क्रोधित था। वह इस बात को नज़रअंदाज कर सकता था कि वह जगह एक क्लिप जॉइंट थी और वह उसके अधिकार के इस्तेमाल और कमज़ोरों को धमकाने को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वह यहाँ तक जा रही थी कि उसने उसका मुखौटा उतार दिया। वह हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। तुम बहुत आगे जा रहे हो, वान बाओले ने दहाड़ लगाए। उसे अब उन मतभेदों की परवाह नहीं थी जो उनके बीच थे। हालांकि उसने कभी भी फिजिकल सील क्षेत्र में किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन इस हद तक धमकाए जाने के बाद लड़ने की उसकी इच्छा भी इसी तरह भड़क उठी थी। जिस क्षण उसने अपना भक्षण करने वाला बीज फैलाया, उसने तुरंत अपने शरीर को सील कर लिया। जो लू भी हर सांस के साथ चौंक गया। उसका शरीर आंशिक रूप से खींच गया था क्योंकि वह क्षण भर के लिए रुक गई थी। बस इस संक्षिप्त क्षण ने वान बाओले को क्रूर नज़रों से तेजी से उसके पास आने का मौका दिया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और जो लू की उंगली पकड़ी और उसे मोड़ने से पहले ऊपर खींच लिया। घुटने टेको और मुझे डैडी कहो, वान बाओले चिल्लाया, क्योंकि जो लू के शरीर में एक तेज दर्द ने तुरंत चीर दिया। दर्द ने उसे लगभग रोने पर मजबूर कर दिया और भागने की कोशिश करने के बावजूद वान बाओले की हथेली एक सक्शन पैड की तरह थी। पल्स एनरिचमेंट क्षेत्र में होने के बावजूद वह खुद को पूरी तरह से निकालने में असमर्थ थी। हालांकि उसे युद्ध में समृद्ध अनुभव था। जैसे ही उसकी ताकत फूट पड़ी, उसने दर्द को सहन किया और अपने शरीर को मोड़ लिया। हालांकि वह भागने में विफल रही, लेकिन वह वान बाओले के मंदिर पर एक मुक्का मारने में सक्षम थी। वान बाओले की आंखों में एक क्रूर चमक थी। उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया। उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया। चूंकि जो लू की पीठ उसके सामने थी, इसलिए उसने उसकी कलाई को दबाया जब उसने अपनी मुट्ठी पीछे की ओर घुमाई। नीचे की ओर जोरदार दबाव के साथ एक चटकने वाली आवाज़ सुनाई दी। अपनी उंगलियों को मोड़ने के बाद उसकी कलाई भी मुड़ गई। पीड़ा की लहरें जो लू पर हावी हो गईं और वे उसे पागल कर रही थीं। हालांकि वह क्रोधित और बेहद असंतुष्ट थी। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और वान बाओले की कमर पर लात मारी। इस लात ने एक भयंकर हवा को हिला दिया। एक बार जब ये जुड़ गया तो परिणाम स्पष्ट था। वान बाओले को स्पैरिंग सेशन का मतलब पता था, इसलिए वह जानता था कि कैसे खुद को रोकना है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे वरिष्ठ स्पैरिंग पार्टनर ने एक अच्छा सबक सिखाया था, वह दर्द को जानता था। वरिष्ठ स्पैरिंग पार्टनर में कोई भावना नहीं थी और हालांकि यह एक मतिभ्रम क्षेत्र था, दर्द एक वास्तविक अनुभव था। लेकिन अब जो लू अपनी ताकत को रोक नहीं पा रही थी। वह पूरी ताकत से हमला कर रही थी। इससे वान बाओले क्रोधित हो गए। उसने तुरंत अपनी चूषण शक्ति को मुक्त कर दिया जो उसकी छाती से निकल रही थी। तुरंत इसने जो लू को अपनी किक पर नियंत्रण खो दिया क्योंकि उसने दिशा बदल दी। बल ने उसे ऊपर की ओर खींचा और उसकी अस्थिरता के कारण उसकी किक की अधिकांश शक्ति खो गई।
जहां तक वांग बाओले का सवाल है, उसने पेट में लात खाने की कीमत पर अपना दाहिना पैर उठाने में संकोच नहीं किया। उसने जो उल्लू के नितंबों पर एक जोरदार लात मारी। नीचे उतरो। धमाके के साथ दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर वार किया। वांग बाओले की चर्बी मोटी थी, लेकिन भले ही जो उल्लू की किक ने अपनी अधिकांश शक्ति खो दी थी, फिर भी वह उसे कई कदम पीछे धकेलने में कामयाब रही। जो उल्लू ने एक दुखद चीख निकाली जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। वांग बाओले ने उसके नितंबों पर लात मारी और वह आगे की ओर लड़खड़ा गई। दर्द के कारण वह अपनी छवि पर ध्यान नहीं दे पाए। वह अपने नितंबों को पकड़े हुए इधर उधर उछल रही थी। दूर से देखने पर उसके नितंब आकार में भिन्न थे, बल्कि झटकेदार लग रहे थे। भीड़ ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की। जब सब कुछ खत्म हो गया, तभी क्लब की सुरक्षाकर्मी दौड़े। वांग बाओले हौंफते हुए नितंबों को पकड़े जो उल्लू को घूर रहे थे और एक और किक मारने की अपनी इच्छा को रोक रहे थे। ये याद करते हुए कि क्लब उसके परिवार द्वारा चलाया जाता था, वांग बाओले ने बड़बड़ाया और उस जगह पर खड़े हो गए जहां से वे जा सकते थे। उन्होंने मंच को नियंत्रित किया और अपने कक्ष में वापस आ गए। उन्होंने अपना मुखौटा उतारते हुए अपने पेट को पकड़ा। वह जल्दी से गलियारे से बाहर निकल गए और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया का फायदा उठाते हुए तुरंत क्लब से बाहर निकल गए, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वे वहां से चले गए, तभी उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। उन्होंने अपने दर्द भरे पेट को दबाया, लेकिन वे धीरे धीरे उत्तेजित होने लगे और फिर हैरान हो गए। ये घुमाव तकनीक वाकई उपयोगी है। ये वास्तव में पल्स एनरिचमेंट दायरे से लड़ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह किसी महिला की आत्मरक्षा के लिए है? क्या नकाब में मौजूद व्यक्ति महिला हो सकती है? वांग बाओले एक पल के लिए झिझके, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि घुमाव तकनीक कितनी उपयोगी है, तो उन्हें अब इसके बारे में ज्यादा संदेह नहीं रहा और वे उत्साह से चले गए। हालांकि क्लब की दूसरी मंजिल पर जब भीड़ आखिरकार होश में आई, तो अभूतपूर्व हंगामा हुआ। क्लब की दूसरी मंजिल पर आवाजें बेहद उग्र थीं। वांग बाओले ने उन सभी को एक मोटे खरगोश की तरह प्रभावित किया जो उंगलियां मोड़ता है, कलाइयां मोड़ता है या कमर पर लात मारता है। जबकि उसके सभी आक्रामक कौशल लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देते थे, उसके कामों ने भी उसे बहुत नफरत दिलाई। उसकी कमर पर लात मारने की हरकतों ने खास तौर पर दूसरों के सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। वे दर्द को अच्छी तरह से पहचान सकते थे और इसे पूरी तरह से बेशर्मी मानते थे। उनके दृष्टिकोण से, चाहे वह उंगलियों को मोड़ना हो या कलाई को मरोड़ना हो, वे सभी नीच गुंडों के कार्य थे। जहां तक जांघों पर लात मारने की बात है, तो वह और भी कम स्वीकार्य था। इससे भी बदतर, उसकी जुबान बहुत तीखी थी। उसने अखाड़े से भीड़ को उकसाया और चुनौती दी थी। इस प्रकार पीड़ितों के उकसावे पर इसने एक तिरस्कारपूर्ण निंदा पैदा की। हर किसी की नज़र में मोटा खरगोश कुछ भी नहीं बल्कि कचरा था, जो केवल चालें चलना और बेहद बेशर्म होना जानता था। हालांकि जो हर किसी की नज़र में एक बेहद बेशर्म युद्ध तकनीक लग रही थी, उसका इस्तेमाल वांग बाओले ने पल्स एनरिचमेंट क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराने के लिए किया था। परिणामस्वरूप उनकी पूर्व धारणाएं टूट गईं। उनके मन में जो तिरस्कार था, वह उसी क्षण सदमे में बदल गया। उसने वास्तव में पल्स एनरिचमेंट क्षेत्र में किसी को हरा दिया। हे भगवान, एक बेशर्म युद्ध तकनीक जो उंगलियों को मोड़ती है, कलाई को मोड़ती है और जांघों पर लात मारती है, वास्तव में ऐसी दुर्जय शक्ति पैदा करने में सक्षम है। ये सही नहीं है। एक औसत व्यक्ति के लिए ऐसा करना मुश्किल है। फैट रैबिट को अपना वर्तमान कौशल हासिल करने में कई साल लगे होंगे। शोर मचने पर लोगों की सांसें थम गईं। जो लोग क्लब में अक्सर आते थे, वे प्राचीन मार्शल आर्ट के दीवाने थे। वास्तव में उनके दिल में कोई सख्त नियम नहीं थे। वे कुछ हद तक कुछ स्वीकार कर सकते थे, जब तक कि वह कारगर साबित हो। हालांकि वांग बाओले की तकनीक बेशर्म थी, लेकिन लड़ाई ने साबित कर दिया था कि युद्ध तकनीक कारगर थी। ऐसे में क्लब की दूसरी मंजिल पर मौजूद कई लोग चौंक गए, क्योंकि वे हिल गए थे। कुछ लोगों ने तो वांग बाओले द्वारा लड़ी गई सैकड़ों लड़ाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग खोजने के लिए स्पिरिट स्टोन भी खर्च कर दिए। उन्होंने उन रिकॉर्डिंग का अध्ययन करना शुरू कर दिया। चूंकि दूसरी मंजिल पर बहुत से लोग थे और जो उल्लू की हैसियत के कारण फैट रैबिट की खबर तुरंत फैल गई। तब तक वांग बाओले पहले ही इथरियल डाउ कॉलेज में वापस आ चुके थे। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें क्रॉच किकिंग में नई जानकारी मिली है। इसलिए उन्होंने सीनियर स्पैरिंग पार्टनर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए फिर से हेलुसिनेशन दायरे में प्रवेश किया। समय बीतता गया। हालांकि हेलुसिनेशन दायरे में वांग बाओले की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उनकी आवृत्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बाहर फैट रैबिट की खबर फैल गई और आखिरकार यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। फैट रैबिट की प्रतिष्ठा अब क्लब तक ही सीमित नहीं थी। उस दिन क्लब में कई इथरियल डाउ कॉलेज के छात्र थे। अपने सदमे से उबरने के बाद उन्होंने शोध और अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इसलिए चाहे वह डाउ कॉलेज का स्पिरिट इंट्रानेट हो या स्पिरिट इंटरनेट जो पूरे फेडरेशन को जोड़ता है, वांग बाओले की लड़ाइयों के कई वीडियो दिखाई देने लगे। हर वीडियो 0 दर्शकों से वायरल हिट बन गया।
इसे देखने वाले हर व्यक्ति की सांसें थम सी गईं, खासकर पहले के चैलेंजर्स की। जब उन्होंने इसे फिर से देखा और अपने द्वारा झेले गए दर्द को याद किया तो वे इसे गंभीरता से अध्ययन करने के लिए और भी प्रेरित हुए। ये वीडियो बहुत कम समय में ही तेजी से फैल गए और अधिक से अधिक लोगों द्वारा सीखने की सामग्री के रूप में उपयोग किए गए। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी थे जो प्राचीन मार्शल आर्ट में घुमाव की तकनीक की तलाश कर रहे थे। वास्तव में वह मूल संस्करण था। वांग बाओले ने जो सीखा था वह स्पष्ट रूप से एक संशोधित संस्करण था। भक्षण करने वाले बीज की ताकत के साथ यह एक अनूठी घुमाव तकनीक के रूप में परिणत हुआ। कुछ चीजें तुरंत बदल गईं जैसे ही इसकी उत्पत्ति और आउटलेट हुआ। उदाहरण के लिए, वांग बाओले ने जो इस्तेमाल किया उसे अब दूसरों द्वारा बेशर्म युद्ध तकनीक के रूप में नहीं माना जाता था। इसके बजाय यह एक युद्ध कला बन गई थी। यही युद्ध है, ये सही है। 1000 साल से भी पहले युद्ध की लड़ाइयाँ केवल प्रदर्शन थीं। हमारी वर्तमान दुनिया में युद्ध खतरों से भरा हुआ है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो जीवन और मृत्यु का फैसला करती है। यह उचित है। जीवन और मृत्यु के सामने कोई भी परवाह नहीं करेगा कि आप उंगलियां मोड़ते हैं या पैर की उंगलियों पर लात मारते हैं। ये बहुत ही पांडित्यपूर्ण होगा। जैसे जैसे ऐसी राय फैली, ऐसे संगठन भी थे जो वांग बाओले के पक्ष में दिखाई दिए। ये सभी संगठन स्वतःस्फूर्त रूप से बने थे। उन्होंने स्पिरिट इंटरनेट पर वांग बाओले द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अपनी प्रबल स्वीकृति दिखाई। जल्द ही फैट रैबिट की खबर भी पूरे इथरियल सिटी में फैल गई। इन सब की वजह से ट्विस्टिंग तकनीक सीखने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। क्लब में ऐसे अखाड़े भी थे जहां लोग उंगलियां मोड़ते, कलाइयां मोड़ते और क्रॉच पर लात मारते थे। हालांकि इसे अभी भी अवमानना मिली, लेकिन धीरे धीरे यह एक चलन बन गया। हालांकि क्लब ने जल्दी ही प्रतिबंध की घोषणा कर दी। उन्होंने क्रॉच किकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये वास्तव में ट्विस्टिंग तकनीक का समर्थन था। इसने और भी अधिक लोगों को उंगलियां मोड़ने और कलाइयां मोड़ने के लिए उत्साहित कर दिया। ट्विस्टिंग तकनीक अभी भी प्रभावी थी। हालांकि उनमें वांग बाओले के बीज को निगलने के भयानक प्रभावों की कमी थी, फिर भी वे एक खास हद तक तीखे थे। ये चलन धीरे धीरे इथरियल दाओ कॉलेज तक भी फैल गया। कॉम्बैट फैकल्टी के कुछ छात्रों ने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया, खासकर उन युवाओं ने जिन्हें कई बार उन्हें डैडी कहने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अपने प्रशिक्षण कक्ष में पागलपन से प्रशिक्षण लिया, वीडियो का अध्ययन किया और अपनी ट्विस्टिंग तकनीक का अभ्यास किया। मैं निश्चित रूप से आपकी पहचान जानूंगा। जब ऐसा होगा तो मैं, लू जिहाओ, आपको डैडी कहने के लिए मजबूर करूंगा। जबकि युवा पागलपन से प्रशिक्षण ले रहे थे, जो लड़ाई क्लब के एक आलीशान कमरे में खिड़की से वीडियो देख रहा था, वही था। कमरा बहुत ही शानदार था। अंदर से कोई भी इथरियल सिटी का लगभग आधा हिस्सा देख सकता था। घूमते बादलों के बीच शहर एक अमर की दुनिया की तरह दिखाई दे रहा था। कमरे में सजावट और भी बढ़िया थी। हर वस्तु बहुत महंगी लग रही थी। जो इस आलीशान कमरे के अंदर थी, अपने घर के कपड़े पहने हुए थी। वह वांग बाओले का वीडियो चला रहे एक प्रक्षेपण को घूर रही थी। भौतिक सील क्षेत्र में किसी से हारना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, खासकर उसके नितंबों पर लात मारना। इससे उसका हमेशा की तरह घमंडी स्वभाव पागलपन की हद तक भड़क गया। हालांकि वह इस पर शोध कर रही थी, लेकिन उसका ट्विस्टिंग तकनीक सीखने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह इस तकनीक का मुकाबला करने के सभी संभावित तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वीडियो में दिखाए गए दृश्यों के कारण वह जल्दी ही नियंत्रण खो बैठी। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं और उसी समय उसके पिता इथरियल सिटी में फ्रीस्टाइल फाइट क्लब के अध्यक्ष अंदर आए। अपनी बेटी का चेहरा देखकर वह एक गहरी सांस लेते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। लुलू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अध्यक्ष 40 के दशक में लग रहे थे। उनका शरीर लंबा और सीधा था और हालांकि उनके सिर पर थोड़े सफ़ेद बाल थे, लेकिन उनका साधना क्षेत्र अब प्राचीन मार्शल क्षेत्र में नहीं था। वह बहुत पहले ही साधारण मनुष्यों से आगे निकल चुके थे और वे पूरी तरह से अथाह थे। पिताजी, क्या आप मुझे उस मोटे खरगोश की पहचान बता रहे हैं या नहीं? लू ने अपने पिता की ओर देखा, जो उनके पास आए। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा अनुरोध किया था। बंद करो, लुलू। हमारे ग्राहकों की गोपनीयता हमारे क्लब की स्थापना की नींव है। इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। तुम जल्द ही सेना में रिपोर्ट करने वाली हो, इसलिए हंगामा करना बंद करो। अध्यक्ष ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और उसे कुछ आश्वस्त करने वाले शब्द कहे। ये देखते हुए कि उनकी बेटी अभी भी गुस्से में थी, उसे लगा कि उसका सिर दर्द कर रहा है। शुक्र है, एक अधीनस्थ के पास उसके लिए एक रिपोर्ट थी। कुछ और शब्दों के साथ उसे सांत्वना देने के बाद वह चला गया। लू कमरे में रह गई क्योंकि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने वीडियो को देखने के कुछ ही क्षणों बाद अपने दांत भींच लिए। मोटी, मैं तुम्हें जरूर पहचान लूंगी। इथरियल सिटी में बहुत से लोग, जिनमें से ज्यादातर वांग बाओले के शिकार थे, लू जिहाओ और लू की तरह ही थे,
और हालांकि उनके अड़ियल शब्द शाप के बराबर नहीं थे, लेकिन वे वांग बाओले को कई बार चीखने पर मजबूर कर पाए। कोई फिर से मेरे बारे में सोच रहा है। उस समय वांग बाओले, जो अपने दाओ कॉलेज गुफा निवास के अंदर नाश्ता कर रहा था, चीख आया। उसने जल्दी से थोड़ा आइस स्पिरिट वाटर पिया और फिर बहुत बेहतर महसूस किया। जैसे ही उसने नाश्ता किया, उसने खुद से बड़बड़ाया, मैं हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हो गया हूं और मुझे कम प्रोफाइल रखना पड़ता है। मैं वह व्यक्ति हूं जो आखिरकार फेडरेशन का अध्यक्ष बनेगा। अधिकारी बनने से मिलने वाली प्रसिद्धि के अलावा मुझे किसी और तरह की प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वांग बाओले ने मास्क का उपयोग करने के अपने निर्णय को पहले से ही दृढ़ता से स्वीकार कर लिया। बहुत खुशी के साथ अपने नाश्ते को समाप्त करने के बाद उसने खुद को पेट पर थपथपाया और एक गहरी सांस ली। उसने वरिष्ठ साथी के साथ अपने मुकाबले को जारी रखने से पहले मतिभ्रम क्षेत्र को सक्रिय किया। दिन बीतते गए, वांग बाओले ट्विस्टिंग तकनीक में और अधिक कुशल हो गया और अंततः वरिष्ठ साथी के साथ उसकी लड़ाइयां सभी बेहद तीव्र हो गईं। प्रशिक्षण के दौरान कुश्ती में उसकी प्रतिभा भी उभरकर सामने आई। उसे कमर में लात मारने की संख्या कम होती गई, जब तक कि एक दिन वरिष्ठ साथी उसे लात नहीं मार सका। वांग बाओले ने अपना जवाबी हमला शुरू किया, लेकिन इस जवाबी हमले से उसे कोई खुशी नहीं मिली। इसके बजाय इसने उसे एक बार फिर से बुरे सपने दिखाए। वरिष्ठ साथी की लड़ाई की तकनीक फिर से बदल गई। कलाई के मुड़ने से लेकर उसके कंधे, गर्दन, घुटने या शरीर के अन्य जोड़ों के मुड़ने तक की प्रक्रिया विकसित हो गई। ऐसा लगता था मानो मानव शरीर का हर जोड़ मुड़ने की तकनीक का लक्ष्य हो। जिन लड़ाइयों के कारण वांग बाओले के जोड़ बार बार मुड़ जाते थे, वे दर्द से चीख उठते थे, लेकिन वे फिर से मतिभ्रम के दायरे में लौट आते थे। वह फिर से फाइट क्लब जाना चाहता था, लेकिन एक बार जब उसे याद आया कि उसने क्लब की युवा मालकिन को कैसे नाराज किया था, तो वांग बाओले ने दुखी होकर खुद को रोक लिया। उसने मतिभ्रम के दायरे में अपनी तकनीकों को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। शुक्र है कि उसकी नींव मजबूत हो चुकी थी और वरिष्ठ साथी के बदलाव सीमित थे। इसने वांग बाओले को धीरे धीरे मुड़ने की तकनीक को समझने का मौका दिया, क्योंकि उसके शरीर ने उसके जोड़ों के मुड़ने के दर्द को पूरी तरह से अनुभव किया, जिससे उसे अपने कौशल में सुधार करने का मौका मिला। 2 महीने और बीतने के बाद जब उसने वरिष्ठ साथी को हरा दिया, तब वांग बाओले मतिभ्रम के दायरे से बाहर निकला। वह अपने गुफा निवास के बाहर सफ़ेद बादलों से घिरे नीले आसमान को देख रहा था और बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। आखिरकार मुझे अभूतपूर्व सफलता मिल गई है। महान शून्य घुमा तकनीक का अभूतपूर्व सफलता चरण। जब मतिभ्रम क्षेत्र में पूर्व में घृणित और भयानक वरिष्ठ साथी अपनी उंगलियों को मोड़ने, अपनी जांघों को लात मारने या वांग बाओले के जोड़ों को मोड़ने में विफल रहा, तो वह वश में होने की स्थिति में आ गया। वांग बाओले उत्साहित हो गया। अब मुझे हेड प्रीफेक्ट बनने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। मतिभ्रम क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद उसने गुफा निवास के बाहर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देखा। अपनी बाहों को मोड़कर वह जोर से हंसा। वह उत्साह और प्रत्याशा से भर गया था। जब से उसने हेड प्रीफेक्ट होने से प्राप्त शक्तियों की खोज की थी, तब से उसने एक बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए आधा साल बिताया था। हेड प्रीफेक्ट बनने के विचार से और इस प्रकार सभी धार्मिक आयुध संकाय छात्रों की देखरेख करने का अधिकार प्राप्त करने से उसे लगा कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। हालांकि वह दाओ कॉलेज में अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसे कोई अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस इस बात के विचार से ही वांग बाओले और भी उत्साहित हो गया। जब भी वह इस तरह के दृश्य के बारे में सोचता, तो वांग बाओले अपनी उत्तेजना के बीच प्रत्याशा से भर जाता, लेकिन ज्यादातर समय वह और भी ज्यादा लगन से काम करता। हालांकि अब वह पहले से ही उस दृश्य को देख सकता था। उसका हेड प्रीफेक्ट बनना पहले से ही उसकी पहुंच में था। अपने लक्ष्य के इतने करीब होने से वांग बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी प्रत्याशा की भावनाएं बहुत तीव्र थीं। अपनी उत्तेजना के बीच वांग बाओले ने अपने कुछ सिकुड़े हुए पेट को छुआ। भविष्य की आशा करते हुए उसे खुद पर तरस भी आया। हेड प्रीफेक्ट बनने के लिए मैंने अपनी ट्विस्टिंग तकनीक का अभ्यास करने के लिए खाने पीने की सारी इच्छाएं खो दी हैं। अब जब मुझे इसमें अभूतपूर्व सफलता मिल गई है, तो एक बार का खाना भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग बाओले गुफा के निवास से बाहर निकलने की अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका। वह दाओ कॉलेज की कैंटीन में गया, 3 सर्विंग का ऑर्डर दिया और एक शानदार भोजन का आनंद लिया। 2 घंटे बाद जब वांग बाओले ड्रमस्टिक चबाते हुए लौटा, तो उसका पेट फूला हुआ था। ड्रमस्टिक की हड्डी फेंकने के बाद उसने अपने पेट को थपथपाया और अपने छोटे से बैग से आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल निकाली। एक बड़ा घूंट पीने के बाद ही वह संतुष्ट होकर अपने गुफा निवास में प्रवेश कर सका। जब वह वहां बैठा डकार ले रहा था, तो वह कुछ और बैग स्नैक्स खाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना मुंह पोंछा और एक गहरी सांस ली। इथरियल दाओ कॉलेज के धार्मिक आर्मामेंट संकाय के स्पिरिट स्टोन्स हॉल के हेड प्रीफेक्ट के लिए बदलाव का समय आ गया है। उसके दिमाग में फिर से हेड प्रीफेक्ट बनने का विचार आया। वह और भी उत्साहित हो गया। हेड प्रीफेक्ट, मैं आ रहा हूँ।
उसने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए गुर्राहट की। उसके अंदर का भक्षण करने वाला बीज तुरंत अपना प्रभाव बढ़ा देता है और उसका पूरा शरीर एक ब्लैक होल में बदल जाता है। अपनी घुमाव तकनीक का प्रशिक्षण लेने के बाद वह अपने भक्षण बीज पर पूर्ण नियंत्रण पाने के बहुत करीब था। चूषण बल वांग बाओले के पूरे शरीर में फैल गया क्योंकि वह पहले की तुलना में बहुत शक्तिशाली स्तर पर आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था। पलक झपकते ही गुफा के निवास में जगह विकृत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वांग बाओले के भक्षण बीज के परिणामस्वरूप गुफा निवास एक निर्वात में बदल गया था। उसने गुफा निवास के बाहर सांसारिक आत्मा ऊर्जा को अपनी ओर निर्देशित किया, जहां उसने इसे सीधे अपने शरीर में अवशोषित कर लिया क्योंकि ऊर्जा तेजी से उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गई। जल्द ही वांग बाओले की हथेली से एक शानदार किरण निकली। मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और बेहतर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बीच का अंतर 84% मार्क से 85% मार्क तक जाने की प्रक्रिया में था। यह एक ऐसी बाधा थी जिसका सामना हर कोई करता था और जिसने एक बार वांग बाओले को बहुत परेशान किया था। लेकिन अब उसके भक्षण बीज की चूषण शक्ति में वृद्धि और घुमाव तकनीक की साधना के कारण बिना किसी प्रतिरोध के उसके मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के साथ सब कुछ पहले से अलग था। इससे उसके स्पिरिट स्टोन शोधन ने तुरंत उस खाई को पार कर लिया जो मध्यम ग्रेड को बेहतर ग्रेड से अलग करती थी। उसने तुरंत 86% शुद्ध स्पिरिट स्टोन को संघनित किया। ध्यान देने वाली एक बात उसका शरीर था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने लंबे समय से स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन न केवल उसके शरीर पर कोई स्पिरिट फैट नहीं बढ़ा था, बल्कि स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करते समय उसका शरीर भी बेहतर हो रहा था। इसने वांग बाओले को बहुत उत्साहित किया। भले ही मेरा वजन बढ़ जाए, ये ठीक है। अधिक से अधिक मैं वजन कम करने का कोई तरीका सोचूंगा। मेरा वर्तमान लक्ष्य कम से कम समय में हेड प्रीफेक्ट बनना है। वांग बाओले को लगा कि वजन कम करने की तुलना में हेड प्रीफेक्ट बनना अधिक महत्वपूर्ण था। उसने अपने वजन में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि उसने पूरी तरह से स्पिरिट स्टोन शोधन पर ध्यान केंद्रित किया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जब वांग बाओले ने 89% शुद्ध स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत किया तो वह एक निर्णय पर पहुंचा। एकांत हेड प्रीफेक्ट बनने की वांग बाओले की इच्छा ने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। सुनिश्चित होने के लिए उसने हॉल का दौरा करने के लिए कुछ समय लिया और सत्यापित किया कि स्पिरिट स्टोन्स हॉल में पहले स्थान पर जियांग लिन था। उसने 91% शुद्धता वाले स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत किया था। इसलिए उसने आत्मविश्वास से बड़ी मात्रा में भोजन खरीदा और हेड प्रीफेक्ट के लिए प्रयास करने के लिए पागलपन की हद तक एकांत में प्रवेश किया। एक एक करके दिन बीतते गए और वांग बाओले धीरे धीरे स्पिरिट स्टोन्स को परिष्कृत करने के एक ट्रांस जैसे तरीके में डूब गया। आखिरकार एक सप्ताह बाद उसकी स्पिरिट स्टोन्स की शुद्धता 89% से अधिक हो गई, जो 90% शुद्धता तक पहुंच गई। अगर यह बात पता चल जाती तो निश्चित रूप से पूरे दाओ कॉलेज में हंगामा मच जाता। 85% शुद्धता से आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि जियांग लिन जैसे प्रतिभाशाली लोगों को भी 70% से 90% तक पहुँचने में 2 साल से अधिक का समय लगा। जियांग लिन ने वर्तमान 91% तक पहुँचने से पहले एक और साल बिताया। वांग बाओले के लिए उन्होंने अपनी शुद्धता को 50% से बढ़ाकर अपने वर्तमान स्तर पर पहुंचा दिया था। ये सुधार बहुत बड़ा और अभूतपूर्व था। इसके अलावा उन्होंने इसे हासिल करने में केवल आधा साल ही लगाया था। एक बार जब किसी की स्पिरिट स्टोन शुद्धता 90% तक पहुंच जाती है तो उसे स्पिरिट स्टोन के शोधन के मामले में मास्टर के रूप में जाना जा सकता है। आखिरकार स्पिरिट स्टोन हॉल रोल पर इथरियल डाओ कॉलेज में 90% तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या वर्तमान में 2 थी। एक 91% पर था और दूसरा बिल्कुल 90% पर था। ये रैंकिंग करीब लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसे पार करना असाधारण रूप से कठिन था। आखिरकार 85% से 90% तक जाना मुश्किल था, लेकिन 90% से ऊपर ये हर कदम पर एक खाई की तरह था। इथरियल डाओ कॉलेज के इतिहास में सबसे कम समय में हेड प्रीफेक्ट बनने का रिकॉर्ड 2 साल का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास एक अद्भुत प्रतिभा थी जिसने उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने की अनुमति दी। जहां तक नए हेड प्रीफेक्ट की बात है, यह अन्य संकायों में अभी भी संभव था, लेकिन धार्मिक आर्मामेंट संकाय में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वांग बाओले तेजी से रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे थे। नींद और भोजन की उपेक्षा करते हुए उन्होंने पागलपन से परिष्कृत किया। उन्होंने अपने वजन पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपना सारा प्रयास 90% से आगे बढ़कर 91% शुद्धता तक पहुंचने में लगा दिया। जहां तक उनके वजन की बात है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा था और साथ ही उनकी परिष्कृत शुद्धता बढ़ने के साथ साथ स्पिरिट फैट की धीमी उपस्थिति भी बढ़ रही थी। कुछ दिनों के बाद वांग बाओले का शरीर इतना विशाल हो गया कि मैट्रिकुलेशन के बाद जब उन्होंने पहली बार वजन कम करने की कोशिश की थी, तब से भी वे बड़े हो गए थे। उनकी स्पिरिट स्टोन शुद्धता एक बार फिर टूट गई, 91% तक पहुंच गई। जीत के साथ वांग बाओले के पास वजन कम करने के मामले पर विचार करने का समय नहीं था।
उसने अपने परिवार की वंशावली तालिका या मोटे पूर्वजों के बारे में भी नहीं सोचा। वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था और एक और शोधन जारी रखने से पहले खुद को प्रोत्साहित कर रहा था। एक सप्ताह बाद उसकी स्पिरिट स्टोन शुद्धता ने एक और सफलता हासिल की। ये सीधे 92% तक पहुंच गई। हालांकि वांग बाओले ने रुकना नहीं छोड़ा। उसने इस बात पर विचार किया था कि इस समय अवधि के दौरान जियांगलिन ने सफलता हासिल की होगी। ये परेशान करने वाला होता, इसलिए उसने अपने दांत भींचे और अपनी सीमा की तलाश करते हुए शोधन जारी रखा। उसे पता नहीं था कि उसका शरीर इस समय बहुत बड़ा हुआ था। यह इतिहास में उसके सबसे मोटे बिंदु से कहीं अधिक था, एक आश्चर्यजनक आकार तक पहुंच गया। अंत में जब वांग बाओले की स्पिरिट स्टोन शुद्धता ने एक और अभूतपूर्व सफलता हासिल की, स्पिरिट स्टोन की शुद्धता 92% से 93% हो गई, तो वांग बाओले ने देखा कि उसकी हथेली में पत्थर अब चमकदार और क्रिस्टलीय नहीं लग रहा था। इसके बजाय यह एक रत्न की तरह इंद्रधनुषी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उसने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। तो ये पौराणिक है। रेनबो स्पिरिट स्टोन। वांग बाओले ने अपने पहले व्याख्यान में शिक्षक को रेनबो स्पिरिट स्टोन्स का जिक्र करते सुना था। बाद में उसे समझ में आ गया था कि स्पिरिट स्टोन्स को परिष्कृत करने के मामले में यह सर्वोच्च क्षेत्र था। मैं हेड प्रीफेक्ट हूँ। अपने उत्साह में वांग बाओले ने अचानक उठने की कोशिश की। वह हॉल रोल में जाना चाहता था और हेड प्रीफेक्ट टेस्ट को सक्रिय करना चाहता था। जब तक वह वहां एक स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करता है और हॉल रोल के साथ एक रिकॉर्ड छोड़ता है, वह हेड प्रीफेक्ट बन जाएगा। हालांकि जब वांग बाओले, जो अपने उत्साह में डूबा हुआ था, उठने की कोशिश करता है, तो वह अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है। वह अपने आसपास के वातावरण को अचंभित होकर देखता है। मुझे गुफा का घर छोटा क्यों लगता है? मुझे मत बताओ। वांग बाओले की सांसें थोड़ी दब गई थीं। बुदबुदाते हुए उसने अपने पेट की ओर देखा और एक बार फिर अपने आसपास की चीज़ों को देखा। कुछ ही पलों बाद उसने एक तीखी और दुखद चीख निकाली। ये चीख वांग बाओले के गुफा के घर से निकली। उस पल गुफा के घर में वांग बाओले का शरीर एक आश्चर्यजनक आकार तक पहुंच गया था। उसने लगभग आधे से ज्यादा गुफा के घर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि गुफा का घर शुरू में बड़ा नहीं था, लेकिन इससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि वांग बाओले कितना बड़ा था। वह भयानक रूप और हास्यास्पद शरीर उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को चौंका देने और भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। उसे खड़े होने में सक्षम होने के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अपने गुफा के घर को देखते ही वांग बाओले की आंखों में आंसू आ गए। उसने पाया कि भले ही वह रेंग कर ऊपर आ सकता था, लेकिन वह दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था। हे भगवान, मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। कैसे? मैं अपना वजन कैसे कम करूं? वांग बाओले ने बिना कुछ कहे विलाप किया। वह लगभग पागलपन की कगार पर पहुंच गया था, चिंता से ग्रसित था। उसे लगा कि वह पहले से ही हेड प्रीफेक्ट है, लेकिन जैसे ही वह अपने जीवन के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचने के लिए परीक्षा देने वाला था, वह गुफा के निवास को छोड़ने में असमर्थ था। और अगर वह नहीं जा सकता था, तो उसके लिए लावा चैम्बर में जाकर अपना वजन कम करना जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था। ये सब एक दुष्चक्र बन गया जिसने वांग बाओले को अचंभित और पागल बना दिया। आंतरिक रूप से संघर्ष करने और अपने द्वारा सोचे गए कई समाधानों को बेकार पाकर वांग बाओले ने दुखी होकर अपनी आवाज संचारण रिंग उठाई। खुद से संघर्ष करने के बाद उसने लियू दाओबिन से मदद मांगी। जब लियू दाओबिन ने यह बात सुनी तो वह जल्दी से वहां पहुंचा। जब उसने वांग बाओले को गुफा के निवास के अंदर देखा तो वह चौंक गया। हे भगवान, वांग बाओले, तुमने ये कैसे किया? वांग बाओले बहुत दुखी था। जब लियू दाओबिन ने यह देखा तो उसने जल्दी से कई उपाय सुझाए, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर नहीं हुआ। वह केवल दूसरों से संपर्क कर सकता था। और धीरे धीरे बनी जो शियाओया आया, साथ ही डूमिन भी। यहाँ तक कि चेन जीहेंग भी आ गया था। चेन जीहेंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और धीरे से बुदबुदाया, आकर्षक। डूमिन के लिए उसने तिरस्कार भरी नज़र से वांग बाओले को तिरछी नज़र से देखा। अरे मोटा, कम खाओ। बनी जो शियाओया चिंतित और बहुत चिंतित लग रहा था। वांग बाओले ने अपने गुफा निवास के बाहर भीड़ को देखा और जीवित रहने की बेताब इच्छा के साथ उसने तुरंत कहा, दोस्तों, हम एक ही शहर से आते हैं। आपको मुझे बचाना होगा। हालांकि लियू दाओबिन और अन्य लोग उतने उपयोगी नहीं थे जितनी वांग बाओले ने उम्मीद की थी। उनमें से कोई भी व्यवहार्य समाधान के बारे में नहीं सोच सका। आखिरकार बनी ने ही जीहयांग नामक एक वरिष्ठ छात्र को ढूंढा और उसे आमंत्रित किया। जीहयांग दाओ कॉलेज में काफ़ी मशहूर व्यक्ति थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे चांसलर से लेकर छात्रों तक से जुड़े हुए थे, लेकिन वे कोई भी समस्या हल नहीं कर पाते थे। बनी ने गोलियों के व्यापार के जरिए उनसे परिचय किया था। जल्द ही वांग बाओले की गुफा के बाहर की पगडंडी पर एक औसत कद का युवक टहलता हुआ आया। उसने अपने बालों में जेल लगा रखा था, जिससे सूरज की रोशनी में बाल चमक रहे थे। दूर से चलते हुए वह एक चमकते हुए दीपक की तरह लग रहा था।
जब वह वांग बाओले की गुफा के बाहर पहुंचा और अंदर देखा तो उसकी पहले से ही चमकीली आंखें तुरंत चमक उठीं। सहपाठी, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ जी हैयांग। मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप निश्चिंत हो सकते हैं। मुझे धार्मिक आयुध संकाय के लोगों के साथ व्यापार करना बहुत पसंद है। जब तक आपके पास पैसा है, मैं जी हैयांग कुछ भी नहीं कर सकता। चलो, आपके जैसे तुच्छ मामले के बारे में बात नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि चांसलर व्यक्तिगत रूप से आपके लिए एक धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करें या आपके धार्मिक आयुध संकाय के डीन की तरह एक समान स्नफ बोतल बनाने के लिए मिस्टिक सिल्वर सैंड का उपयोग करें, तो यह मेरे माध्यम से संभव है। आपका यह मामला बहुत सरल है। क्या आप बस बाहर नहीं जाना चाहते? मैं आपके गुफा निवास को ध्वस्त कर सकता हूँ, क्या इससे आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी? जी हैयांग ने जोश से कहा और सीधे काम पर लग गया। मुझ पर संदेह मत करो। मैं जी हैयांग एक पेशेवर व्यापारी हूँ। मेरा मिशन सभी ग्राहकों की सेवा करना है। आप परेशान होकर आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। आप मेरे ग्राहकों की संतुष्ट समीक्षाएं सुन सकते हैं। पूरे इथरियल दाओ कॉलेज में, चाहे वह लोअर एकेडमी हो या अपर एकेडमी, मेरा नाम ही मेरा ब्रांड है। जी हैयांग ने बोलते हुए अपने जेल लगे बालों को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। सूरज की रोशनी में ये चमक रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। वांग बाओले के गुफा निवास के सामने खड़े होकर उसने एक भावुक मुस्कान दी। उसके शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था। चांसलर और संकाय डीन का उल्लेख करने के बाद उसने गुफा निवास को ध्वस्त करने का भी सुझाव दिया। ये भावना बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जो एक साधारण छात्र कर सकता था। आखिरकार, दाओ कॉलेज के सभी गुफा निवासों में सरनी संरचनाएं थीं। उन्हें दाओ कॉलेज द्वारा समान रूप से उकेरा गया था और उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल था। इसी तरह, गुफा निवास में सब कुछ संबंधित संकायों की संपत्ति थी। छात्रों को केवल वहां रहने का विशेषाधिकार था, उसे संशोधित करने का अधिकार नहीं था। हालांकि, जी हैयांग के लहजे से ऐसा लग रहा था कि गुफा के निवास को ध्वस्त करना कोई मुश्किल काम नहीं था। जिस क्षण जी हैयांग ने ये शब्द कहे, लियू दाओबिन और कंपनी के लोग चौंक गए। उनके शब्द बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहे गए थे। चांसलर से व्यक्तिगत रूप से धार्मिक कलाकृति बनवाने की अवधारणा को नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन संकाय डीन की स्नफ बोतल, जो मिस्टिक सिल्वर सैंड से बनी थी, बहुत दुर्लभ थी। वह 90% शुद्धता वाली मिस्टिक सिल्वर सैंड थी। ये बेहद कीमती थी। उस स्नफ बॉक्स के बारे में स्पिरिट इंट्रानेट पर इसके बारे में काफ़ी जानकारी सामने आई थी। हालांकि, वांग बाओले को इसके बारे में बहुत कम पता था क्योंकि उन्होंने दाओ कॉलेज में मैट्रिकुलेशन के बाद अपना ज़्यादातर समय ग्रेट वर्ड क्यूई डेवोरिंग आर्ट की साधना में बिताया था। ये सुनकर और लियू दाओबिन और कंपनी को घबराए हुए देखकर वांग बाओले ने जिज्ञासा से अपना शरीर घुमाया। उसने बड़ी मुश्किल से स्पिरिट इंट्रानेट खोला और चांसलर के लिए व्यक्तिगत रूप से एक धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए आवश्यकताओं के साथ साथ मिस्टिक सिल्वर सैंड स्नफ बॉक्स की कीमत की जांच की। जब उसने जानकारी देखी तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। पूरी निराशा से वह अपने मन में आशा से भरे उत्साह को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने शरीर को समायोजित किया और गुफा के निवास की ओर देखा। क्या आप गुफा निवास को ध्वस्त कर सकते हैं? जब उसने वांग बाओले की आवाज़ सुनी जो अविश्वास की सीमा पर लग रही थी, तो जी हैयांग शांत रहा। वह हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बालों को छूता रहा। ये दूसरों के लिए संभव नहीं हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि इथरियल दाओ कॉलेज में, अगर मैं जी हैयांग कहता हूँ कि यह असंभव है, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। हालांकि, एक गुफा निवास को ध्वस्त करना काफ़ी बड़ा काम है। इसके लिए कुछ समय और कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत होती है। मैं आपकी ज़रूरत के समय में आपको ठगने नहीं जा रहा हूँ। आप जितने स्पिरिट स्टोन खर्च करेंगे, वह सार्थक होगा क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो सरनी संरचना को हटा सके और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो धार्मिक आयुध संकाय के डीन को खुश कर सके। अंत में, मुझे मुआवजे के बारे में सोचना होगा। इस सब के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। जी हैयांग ने 3 उंगलियां फैलाते हुए बहुत गंभीरता से समझाया। इतना महंगा? डू मिन, लियू दाओबिन और अन्य लोगों ने यह सुनकर ठंडी सांस ली। 10,000 स्पिरिट स्टोन किसी भी स्थिति में एक बड़ी रकम थी, लेकिन वांग बाओले के लिए उसे स्पिरिट स्टोन की चिंता नहीं थी। छोड़ना और वजन कम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जब उसने सुना कि 3 महीने की ज़रूरत है तो वह लगभग पागल हो गया। 3 महीने बहुत लंबे हैं। जैसे ही वांग बाओले चिंतित हो गया, जी हैयांग ने अपनी पीठ झुकाई और गुफा के निवास में देखा जैसे कि वह ये निर्धारित कर रहा हो कि वर्तमान वांग बाओले कितना मोटा है। ये सुनकर वह हंसा। भाई, आपने एक तरह से मेरे क्षितिज को व्यापक बना दिया है। मैंने लोगों को खुद को मोटा खाते हुए देखा है, लेकिन मोटापे के इस स्तर तक पहुंचना और अपनी गुफा के घर से बाहर न निकल पाना, ये कुछ ऐसा है जो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। वांग बाओले ने जी हैयांग की बात सुनकर तुरंत क्रोधित हो गए।
अगर उनके पास कोई समाधान था तो ठीक था, लेकिन अगर वह समस्या को हल नहीं कर सकते थे और इसके बजाय केवल उनका मजाक उड़ा सकते थे, तो वांग बाओले हेड प्रीफेक्ट बनने के बाद जी हयान को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे थे। वह जी हयान को ये बताना चाहते थे कि उनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ से उन्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी हयान ने वांग बाओले की नाराज़गी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में बाहर आने के लिए गुफा निवास को ध्वस्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जी हयान एक व्यापारी हूँ। मैं सरल समाधानों को नहीं छोड़ूंगा और आपसे किसी समस्या को हल करने के लिए अत्यधिक पैसे खर्च करने की अपेक्षा नहीं करूंगा। वास्तव में सबसे सरल समाधान यह है कि आप अपना वजन कम करें। इस तरह आप बाहर आ सकेंगे। यह विधि न केवल समय बचाएगी बल्कि गुफा निवास को ध्वस्त करने की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर मूल्य भी देगी। इसके लिए केवल 500 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। कैसा रहेगा? क्या आपके पास वजन कम करने का कोई उपाय है? वांग बाओले की आंखें तुरंत चमक उठीं। अगर वह अपना वजन कम कर सकता था तो 500 स्पिरिट स्टोन कुछ भी नहीं थे। वांग बाओले इससे भी ज्यादा भुगतान करने में संकोच नहीं करेगा। सहपाठी, मुझे आपको चेतावनी देनी है कि मेरी क्षमताओं पर संदेह न करें। जब तक आपके पास पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अगर आप अपना वजन कम नहीं करते हैं तो मैं आपको दोगुना वापस कर दूंगा। जी हयान ने हल्के से कहा क्योंकि उसका स्वर गर्व से भरा हुआ था। वांग बाओले भी एक निर्णायक व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत इस मामले पर सहमति जताई, लेकिन वे केवल तभी भुगतान करेंगे जब वे पतले हो जाएंगे। जी हयान ने इस पर सहमति जताई। उनका मानना था कि दाओ कॉलेज में कोई भी उनके स्पिरिट स्टोन्स के साथ भागने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए वे वांग बाओले के साथ खुशी खुशी संवाद करने के बाद चले गए। लियू दाओबिन और कंपनी ने देखा कि मामला सुलझ गया है। उन्होंने अजीब तरह से वांग बाओले के गुफा निवास पर एक नज़र डाली और उन्हें पता था कि वे निराश थे, इसलिए उन्होंने विदाई दी। बनी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे डूमिन ने खींच लिया। जाने से पहले उसने वांग बाओले को धीरे से सांत्वना दी, जिससे वह बहुत भावुक हो गया। ज़ियाओया, एक बार जब मैं पतला हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढूंगा। सभी के चले जाने के बाद वांग बाओले अपने गुफा निवास के अंदर फैल गया। उसे लगा कि वह एक पेंगोलिन की तरह था जो एक गुफा के अंदर फंस गया था। वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। वह अवचेतन रूप से कुछ नाश्ता करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उन तक नहीं पहुंच सकता। इसने तुरंत वांग बाओले को और भी उदास कर दिया। यह इतना कठिन क्यों है जब मैं केवल हेड प्रीफेक्ट बनना चाहता हूँ? मुझे दृढ़ रहना होगा, मुझे निराश नहीं होना चाहिए। जैसा कि उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में उल्लेख किया गया है, जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को एक महान पद प्रदान करने वाला होता है तो वह सबसे पहले उसके मन को पीड़ा से और उसकी नसों और हड्डियों को परिश्रम से थका देता है। शुक्र है कि वांग बाओले एक आशावादी व्यक्ति था। खुद को प्रोत्साहित करने के बाद उसने अपने मन को दृढ़ किया। मैं एक बड़ी गुफा में जाना चाहता हूँ। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर वांग बाओले ने अगले दिनों में हेड प्रीफेक्ट बनने के दृश्यों के बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह कुछ रोमांचक सोचता तो उसे लगता कि इंतजार करना इसके लायक है। इसके साथ ही प्रतीक्षा के कई दिन बीत गए। आखिरकार 3 दिन बाद शाम को जी हयान वापस आ गया। वह अभी भी 3 दिन पहले की तरह ही कपड़े पहने हुए था। उसके बाल जेल से पीछे की ओर खींचे हुए थे और वह डूबते सूरज के नीचे खड़ा था। वांग बाओले ने एक नज़र में उसे दूर से देखा। जी हयान को देखते ही वांग बाओले ने उत्तेजित होकर चिल्लाया, भाई जी। वांग बाओले की आवाज़ गुफा के निवास से बाहर निकल गई और जब तक ये जी हयान के कानों में पड़ी तब तक वह गुफा के निवास के सामने पहुंच चुका था। उसने अपनी पीठ झुकाई और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अंदर देखा। भाई, आपकी समस्या के लिए मैंने आपकी समस्या के कई समाधान सोचे हैं। मैंने आखिरकार एक ऐसा तरीका चुना है जो बिल्कुल काम करेगा। जैसे ही जी हयांग ने बात की, उसने एक गोली की बोतल निकाली। उसने चारों ओर देखा और ये निर्धारित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, नीचे बैठ गया, फुसफुसाते हुए, इस बार मैंने आपको इथरियल सिटी के भूमिगत काले बाजार से कुछ मौत की गोलियां लाकर दी हैं। जी हयांग के रहस्यमय व्यवहार को देखकर वांग बाओले को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। डेथ पिल्स शब्द सुनते ही वह अचंभित रह गया। वह क्या है? वांग बाओले हैरान था। उसने डेथ पिल्स के बारे में कभी नहीं सुना था। ये सामान्य बात है कि आप भी नहीं जानते। आखिरकार डेथ पिल एक प्रतिबंधित पदार्थ है। ये गोली वास्तव में अतीत में कीमिया संकाय के एक पागल व्यक्ति द्वारा गलती से परिष्कृत की गई थी। चूंकि इन्हें खाने से व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह मृत्यु का अनुभव कर रहा है, इसलिए इन्हें डेथ पिल्स कहा जाता है। कीमिया संकाय में एक गुप्त रोल है जो उन लोगों का दस्तावेजीकरण करता है जिन्होंने डेथ पिल्स का सेवन किया है। इस पर रिकॉर्ड धारक ने सबसे अधिक 3 डेथ पिल्स खाई हैं, इससे पहले कि वह इसे और न खा सके। जैसे ही जी हयांग ने बात की, उसने पूरी गंभीरता से कहा,
अंत में उसने बहुत निश्चितता के साथ कहा, सहपाठी, अगर तुम इसे सहन कर सकते हो तो ये डेथ पिल निश्चित रूप से तुम्हारा वजन कम कर देगी। इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। वान बाओले ने तुरंत समस्या पर विचार किया। डेथ पिल्स शब्द वाकई भयानक लग रहे थे। उसने चुपके से बनी और डूमिन से संपर्क किया और कुछ पूछताछ के बाद बड़ी मुश्किल से स्पिरिट इंट्रानेट खोला और गोली की जांच की। इस जांच से वह डर गया। स्पिरिट इंट्रानेट पर डेथ पिल्स का विवरण बेहद भयानक था। कुछ लोगों ने वास्तविक मृत्यु का उल्लेख किया, जिसमें लोग हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं रह गए। दूसरों ने उल्लेख किया कि गोली खाने से किसी का जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाता है, चाहे वह कोई भी संदेश हो। एक अंतिम कथन था जिसने लोगों को कभी भी गोलियां न खाने के लिए राजी किया, लेकिन ये ठीक इसलिए था ताकि अधिक लोग इसे आजमाना चाहें। कुछ क्षण बाद वजन कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित वान बाओले ने अपने दांत पीस लिए। इसे यहाँ लाओ, मैं इसे खा लूंगा, ये स्पिरिट है। जी हयांग ने उसे एक बड़ा अंगूठा दिखाया। लेकिन मैं तुम्हें सभी नहीं दे सकता। चलो एक एक करके आजमाते हैं। आखिरकार तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। मैं पहले तुम्हें एक गोली खाने दूंगा। अगर यह संभव है तो हम दूसरी गोली भी आजमाएंगे। जी हयांग को लगा कि वह पहले से ही बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उसने एक विशेष दस्ताना पहना और गोली की बोतल से सावधानी से एक गोली निकाली और उसे गुफा में रख दिया। वान बाओले ने इसे प्राप्त करने के बाद इसे देखा। मौत की गोली लाल रंग की थी। एक नज़र में ये काफ़ी चिंताजनक लग रही थी। उसने पहले सूंघा और अनुमान लगाया कि यह स्पिरिट इंट्रानेट पर देखे गए विवरण के समान ही थी। एक गहरी सांस के साथ उसने सीधे इसे अपने मुंह में डाला और चबाया। इससे पहले कि वह इसका स्वाद पूरी तरह से महसूस कर पाता, उसने इसे निगल लिया। ये चीज़ वास्तव में काफ़ी स्वादिष्ट है। वान बाओले ने अपने होंठ चाटे। उसने इसे बहुत जल्दी खा लिया था और उसके मुंह में केवल बचे हुए स्वाद का स्वाद आ रहा था। उसे यह उसके नाश्ते से ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। मुझे एक और दो। वान बाओले, जिसने कई दिनों से नाश्ता नहीं किया था, को तुरंत अपनी भूख बढ़ गई। आह! जी हयांग हैरान रह गया। उसने हमेशा वान बाओले के सामने एक सम्मानित विशेषज्ञ की तरह व्यवहार किया था, लेकिन अपने विस्मय में उसने अपने हाथ में गोली की बोतल को देखा और फिर वान बाओले को देखा। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सावधानी से दूसरी गोली निकालकर उसे थमा दिया। वान बाओले ने उसे फिर से निगल लिया। उसे एक और गोली चाहिए थी। जी हयांग पहले से ही चिंतित था क्योंकि उसने अनिश्चितता से पूछा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये काफ़ी स्वादिष्ट है। मुझे कुछ और दो। वान बाओले ने अपने होंठ चाटे। गोलियां मसालेदार थीं और उन्होंने उसके पेट को गर्म कर दिया। जी हयांग ने महसूस किया कि उसका पूरा अस्तित्व घबरा गया है। एक क्षण के लिए चक्कर खाने के बाद उसने अवचेतन रूप से 3 गोलियां थमा दीं। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो वह कांप उठा और वान बाओले को रोकने ही वाला था, लेकिन वान बाओले ने पहले ही 3 मौत की गोलियां खा ली थीं। हे भगवान, तुमने 5 खा ली हैं, जी हयांग ने चिल्लाते हुए कहा। वह पूरी तरह चौंक गया। लेकिन उस समय वान बाओले को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। अभी भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए वह तुरंत असंतुष्ट हो गया। क्या यह नकली है? आपने पहले इसकी बहुत प्रशंसा की थी और उल्लेख किया था कि कोई व्यक्ति अधिकतम 3 कैसे खा सकता है। मैंने पहले ही 5 खा लिए हैं और थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। वान बाओले को यह अस्वीकार्य लगा। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। जी हयांग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी बोतल में अभी भी 5 गोलियां थीं। उसे पूरा यकीन था कि उसने असली गोलियां प्राप्त की हैं, लेकिन अब उसे संदेह हो गया था। वान बाओले की बातें सुनने के बाद वह तुरंत गुस्से में बड़बड़ाया, क्या किसी ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमने एक गोली खा ली है? वान बाओले बहुत नाराज था। जी हयांग भी एक बहुत ही अजीबोगरीब व्यक्ति था। उसे शक था कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह गुस्से से जल रहा था। अपने दांत पीसते हुए उसने एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि जैसे ही वह उसके मुंह में गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिमाग तुरंत ही घूमने लगा। आह! जी हयांग ने अपना मुंह चौड़ा किया जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वह एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। उसका पूरा शरीर भारी सांस ले रहा था और उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली गिर गई हो। हे भगवान! जी हयांग ने एक दुखद चीख निकाली और वह पूरी तरह से ऐंठने लगा। उसकी पुतलियां तेजी से चौड़ी हो गईं और उसके माथे से पसीना बहने लगा जैसे बारिश हो रही हो। उसकी पहली प्रतिक्रिया मौत की गोली को थूकने की कोशिश में डकार लेने के लिए अपना मुंह खोलना था। हालांकि मौत की गोली पहले ही पिघल चुकी थी। चाहे उसने कितनी भी डकारें ली हों, वह इसे उगलने में असफल रहा। कुछ सूखी उबकाइयों के बाद उसका शरीर और भी हिंसक रूप से ऐंठने लगा और उसने अपना गला पकड़ लिया और एक कर्कश चीख निकाली।
पानी, मुझे पानी चाहिए। उसे लगा जैसे उसके मुंह में पिघली हुई धातु है। उसका गला घुट रहा था जैसे उसका दिमाग खाली हो गया हो। सिर्फ उसका शरीर ही इस बाहरी वस्तु को अस्वीकार कर रहा था और इससे होने वाले दर्द ने उसे अनजाने में दहाड़ने पर मजबूर कर दिया। ये दहाड़ जंगली जानवर की तरह लग रही थी। उसका शरीर नियंत्रण खो रहा था, उसे हवा की जरूरत थी। वह अचानक उछल पड़ा और वांग बाओले के गुफा निवास के बाहर ऐसा करता रहा। वह लगातार अस्पष्ट चीखें निकाल रहा था। पानी, मुझे पानी दो, मैं इसे और नहीं ले सकता। ये सब वांग बाओले ने देखा। जी हयान को पागल होते देख वांग बाओले ने एक सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में संदेह भरा भाव था। क्या यह एक नाटक है? वांग बाओले हैरान था। उसे लगा कि तथाकथित मौत की गोली सिर्फ उसके पेट को गर्म करने में सक्षम थी। यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लग रहा था जितना उसे बताया गया था। लेकिन ये देखकर कि जी हयान की शर्ट कुछ ही सेकंड में पसीने से भीग गई थी और वह इतनी दुखद तरीके से चिल्ला रहा था मानो वह अपनी जीभ बाहर निकालना चाहता हो, वांग बाओले एक बार फिर हैरान रह गया। ये तब और भी स्पष्ट हो गया जब जी हयांग ने अपना संतुलन खो दिया और वह सीधे गुफा के बाहर घुटनों के बल बैठ गया। दहाड़ते हुए वह लगातार जमीन पर वार कर रहा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जी हयांग के होंठ तेजी से सूज रहे थे और जल्द ही वांग बाओले के नजरिए से उसके होंठ दो बैंगनी काले सॉसेज में बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह बदल गया हो। सॉसेज के होंठों ने वांग बाओले को डरा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से डर गया। बड़ी मुश्किल से उसने आइस स्पिरिट वाटर की एक बोतल निकाली जो अब ठंडी नहीं थी और उसे फेंक दिया। क्या ये चीज़ वाकई इतनी शक्तिशाली है? वांग बाओले घबरा गया। जैसे ही उसने आइस स्पिरिट वाटर फेंका, जी हयांग लाल आंखों से उस पर झपटा। ऐसा लग रहा था कि वह बोतल का ढक्कन खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने बोतल की गर्दन को अपने दांतों से कुचला और उसे निगल लिया। कुछ घूंट पीने के बाद उसने सब कुछ उगलने से पहले अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। स्पिरिट वाटर जो जमीन पर बिखरा, उससे सफ़ेद धुंधली भाप निकली। हे भगवान, ये बहुत मसालेदार है। जब उसने स्पिरिट वाटर पिया तो न केवल यह उसे आराम देने में विफल रहा, बल्कि इसने मसालेदार एहसास को और भी तीव्र कर दिया। पहले मसालेदार स्वाद उसके गले तक ही सीमित था, लेकिन अब स्पिरिट वाटर तेजी से और सीधे उसके पेट में बह रहा था। गर्मी तुरंत उसके शरीर से हिंसक रूप से बाहर निकल गई। यहाँ तक कि उसके शरीर के वे हिस्से भी जो मोटे नहीं थे, धीरे धीरे पतले हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की क्षमता को डेथ पिल्स ने उत्तेजित कर दिया हो। ये डेथ पिल थी, जो कीमिया संकाय की किंवदंती के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इसे खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे बनाने की विधि कुछ खास नहीं थी। उस समय कीमियागर ने गलती से इसे बना लिया था, लेकिन इसका नतीजा इतना मसालेदार निकला कि एक विशालकाय जानवर भी इसे नहीं खा पाएगा, इंसान तो दूर की बात है। ये किसी की सहनशक्ति की सीमा को पार कर गया और ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसा लगा कि वह नरक में जा रहा है। जिसने भी इसे आजमाया उसने चाहा कि उसे दोबारा ऐसा अनुभव न करना पड़े। वांग बाओले अपनी गुफा में लेटे हुए थे और जी हयांग द्वारा डेथ पिल खाने के बाद होने वाली पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। इस तरह के चौंकाने वाले दृश्य ने उनकी इंद्रियों को लगभग अभिभूत कर दिया। जी हयांग के पतले होने पर उन्होंने इसे छोड़ने की अपनी शुरुआती योजना को बदल दिया। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं और वह बेचैनी से बोला, इससे वाकई वजन कम हो सकता है। जल्दी करो, मुझे डेथ पिल दो। जी हयांग पहले से ही मसालेदार होने की वजह से पागलों की तरह पागल हो चुका था। वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था और शरीर और दिमाग दोनों ही तरह से कमज़ोर हो चुका था। वह वहीं ज़मीन पर लेटा रहा, मानो उसके लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। उसके पास सोचने का समय ही नहीं था, इसलिए उसने मौत की गोली की बोतल को गुफा में फेंक दिया। मैं, जी हयांग, सभी ग्राहकों के प्रति ईमानदार हूँ। मैं बिल्कुल भी नकली सामान नहीं बेचता। ऐसी स्थिति में भी उसका ब्रांड और प्रतिष्ठा अभी भी उसके दिमाग में थी। इसने तुरंत वांग बाओले को उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। उसे लगा कि जी हयांग वाकई कोई भरोसेमंद व्यक्ति है। अच्छा है भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। वांग बाओले ने गोली की बोतल ली और जी हयांग को सांत्वना दी, फिर उसने एक और गोली ले ली। उसे इससे कोई फायदा नहीं हुआ और उसने एक और गोली ले ली। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके पेट का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, वांग बाओले ने फिर से अपनी चर्बी को देखा और अपने दांत भींच लिए। उसने हिम्मत जुटाई और सारी डेथ पिल्स निगल ली। हेड प्रीफेक्ट बनने और वजन कम करने के लिए मैं जोखिम उठा सकता हूँ। जी हयांग के एक गोली खाने के बाद डेथ पिल्स की बोतल में बची हुई 9 गोलियां वांग बाओले के पेट में थीं। आखिरकार लावा चैम्बर के उच्च तापमान को झेलने से वांग बाओले को जो सहनशीलता मिली थी वह उस पर टूट गई। इसके अलावा 9 मौत की गोलियां तुरंत अपना असर नहीं दिखाती थीं, बल्कि एक साथ इकट्ठा होने पर रूपांतरित हो जाती थीं। तुरंत वे एक प्रज्वलित ज्वाला की तरह ऊपर उठती थीं। एक ऐसी गर्मी जिसे वांग बाओले ने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। एक ऐसी गर्मी जो लावा चैम्बर में पागल गर्मी से कहीं ज्यादा थी। उसके पेट में आग के समुद्र की तरह जल रही थी।
ये बिना किसी रूप के जल रही थी क्योंकि उसका मुंह तुरंत सूज गया था। वह तुरंत अपने गले से कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। उसके शरीर के अंदर की हर चीज को ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाली है। हे भगवान! वांग बाओले के गले से तुरंत एक कर्कश चीख निकली। अपने गुफा निवास के अंदर फंसे होने के कारण वह पागलपन की कगार पर पहुंच गया था। ऐसा लगा जैसे सारी गर्मी बाहर नहीं निकल सकती थी और इसका इस्तेमाल केवल उसकी आत्मा की चर्बी को जलाने के लिए किया जा सकता था। तुरंत उसका शरीर ऐंठने लगा और वह दुखद रूप से चीखने लगा, एक स्पष्ट गति से सिकुड़ रहा था। ये दर्द एक आम व्यक्ति के लिए पूरी तरह से असहनीय होता, लेकिन एक मोटे व्यक्ति के लिए जिसे केवल वजन कम करने की जरूरत थी, यह ऐसा कुछ था जिसे एक बार और हमेशा के लिए करना था। फिर चाहे कोई भी चुनौती क्यों न हो, वह उससे पार पा लेगा। इस तरह वांग बाओले और जी हयांग ने गुफा के अंदर और बाहर एक के बाद एक विलाप करना शुरू कर दिया। शुक्र है कि कुछ लोग आसपास आए, अन्यथा वे जो कुछ हो रहा था उससे भयभीत हो जाते। लगभग 2 घंटे बाद जी हयांग धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके अंदर एक ऐसी उत्तेजना थी जो किसी आपदा से बचने से उपजी थी। हालांकि वांग बाओले की दुखद चीखें जारी रहीं। एक गुफा के अंदर होने के कारण उसकी आवाज़ ऐसी गूंज रही थी मानो वह पागल हो। वहां बहुत सारी मौत की गोलियां थीं जो अपना असर दिखा रही थीं। इसने वांग बाओले के शरीर को जला दिया। ये लावा चैम्बर की धीमी बढ़ती गर्मी से कहीं अधिक तीव्र था। अंदर से जलने की भावना ने उसे समझा दिया कि जी हयांग क्यों विक्षिप्त हो रहा था। इसके अलावा वह जी हयांग से 10 गुना अधिक दर्द महसूस कर रहा था। शुरुआत में जी हयांग वांग बाओले की बदकिस्मती पर खुश हो रहा था। मौत की गोली खाने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ित होते देखने का एहसास अलग था। लेकिन धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए। जी हयांग की सांसें घबराहट के साथ धड़कने लगी और वह सदमे में अपना पसीना पोंछने लगा। तुमने कितनी खा ली? वह पहले से ही स्तब्ध था। वांग बाओले ने जो हंगामा मचाया था वह बहुत ज्यादा था। अपने अनुभव के अनुसार ये सही नहीं था कि वांग बाओले की पीड़ा इतनी देर तक रहे। जल्द ही 6ठा घंटा हो गया, उसके बाद 8वां घंटा। जब तक कि गुफा के निवास से दहाड़ें बंद नहीं हो गईं, तब तक 10 घंटे बीत चुके थे। जी हयांग का दिल धड़क रहा था, उसे डर था कि वांग बाओले मर गया है। वह गुफा के निवास में भागा और थोड़ी दूर पर जमीन पर एक गोली की बोतल देखी। जैसे ही उसने खाली बोतल को देखा, जी हयांग के दिमाग में हलचल मच गई। ये बहुत पागलपन है, तुमने कुल 9 गोलियां खा लीं। जी हयांग को लगा कि उसके सिर में झुनझुनी हो रही है। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि किस तरह का व्यक्ति 9 मौत की गोलियां खा सकता है। उसके लिए यह एक कल्पना की तरह था, लेकिन यह उसकी आंखों के सामने ही हुआ था। जैसे ही वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा, उसने ऊपर देखा और तुरंत गुफा के कोने में एक स्पष्ट रूप से दुबला पतला वांग बाओले को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह वहां निश्चल पड़ा था और उसके अंग समय समय पर हिल रहे थे। जी हयांग की आंखें सम्मान से भरी हुई थीं, जैसे कि उसने एक ईश्वर के आदमी को देखा हो। उसने वांग बाओले को देखा और एक सवाल के साथ जांच की। स्कूल सहपाठी, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही जी हयांग ने ये शब्द कहे, वांग बाओले की आंखें खुल गईं। वह चकित लग रहा था, लेकिन जल्द ही वह होश में आ गया। उसने जल्दी से अपने शरीर की ओर देखा और जब उसने छोटे से पेट को देखा जो एक लंबे समय से भूली हुई याद थी, तो वह उत्साहित हो गया। हेड प्रीफेक्ट का खिताब मेरा है। वांग बाओले ने अपना सिर ऊंचा करके हंसा। एक छलांग के साथ वह खड़ा हो गया। जिस क्षण उसने ये शब्द कहे, भारी मात्रा में रक्त की हुई उमड़ी और फिर वे तुरंत गायब हो गईं, जैसे कि उन्हें सील कर दिया गया हो। ये सब वांग बाओले के शरीर में समा गया। उस क्षण अपने शरीर को बाकी दुनिया से अलग करने का एहसास पहले से भी अधिक तीव्र था। पूर्ण भौतिक सील क्षेत्र। जी हयांग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अनायास ही कहा। एक बार भौतिक सील क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद कोई भी सुधार बहुत मुश्किल था। भौतिक सील क्षेत्र के शुरुआती चरण से पूर्ण चरण तक जाने में आमतौर पर कई साल लगते थे। अधिकांश लोगों को 10 साल से भी ज्यादा समय बिताना पड़ा। लेकिन उस पल वांग बाओले की आभा और अलगाव की वह प्रबल भावना दर्शाती थी कि उसकी शारीरिक मुहर पूर्णता तक पहुंच गई थी। वह केवल अंतिम पल संवर्धन क्षेत्र में प्रवेश करने से चूक गया था। ये कैसे संभव है? मृत्यु की गोलियां खाने से वास्तव में साधना में सफलता मिलती है। जी हयांग का दिमाग तुरंत गड़बड़ा गया। उसे मामला उलझन भरा लगा। हालांकि उसे वांग बाओले की पहचान के बारे में पता चल गया था और वह जानता था कि वांग बाओले ने पहले भी वजन उठाकर और लावा चैम्बर में समय बिताकर सफलता पाई थी, फिर भी वह अपने अंदर से सदमे में था क्योंकि उसका दिमाग चकरा गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर यह खबर फैली तो शायद बहुत से छात्र मृत्यु की गोलियां खरीदेंगे और इसे गुप्त रूप से आजमाएंगे। चाहे वह द्वीप और भारोत्तोलन मैदानों का चक्कर लगाने वाला मार्ग हो या कॉम्बैट संकाय का लावा चैम्बर, वे अब लोगों से भरे हुए थे, जहां हर दिन बहुत से लोग सफलता पाने की कोशिश कर रहे थे।
अपनी खेती को बढ़ाने और सफलतापूर्वक वजन कम करने से जो खुशी मिली, उससे वान बाओले बेहद उत्साहित हो गए, खासकर जब उन्होंने सोचा कि वे हेड प्रीफेक्ट कैसे बनने वाले हैं। उनके दिमाग में हेड प्रीफेक्ट बनने के दृश्य उभरने लगे, जबकि उनकी आंखों से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। आखिरकार ये दिन आ ही गया। बहुत खुश होने के बावजूद वान बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे हॉल में जाने के लिए तैयार थे, तभी उन्होंने जी हयान को हैरान देखा। वान बाओले तुरंत कृतज्ञता से भर गए और जी हयान को एक भावुक गले लगाने के लिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया सहपाठी, तुम्हारा वजन घटाने का उपाय वाकई बहुत कारगर रहा। चलिए भविष्य में भी संपर्क में बने रहें। ये स्पिरिट स्टोन हैं जिन पर हम सहमत हुए थे। वान बाओले ने स्पिरिट स्टोन जी हयान को सौंपते हुए जोर से हंसा। इसके बाद उन्होंने खुशी में कुछ बातें कहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जी हयांग अभी भी ऐसे अचंभित थे जैसे कि उनके मन में जाने का कोई विचार ही नहीं था। अरे सहपाठी जी, अब जल्दी नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हें किसी और दिन कुछ खिलाऊं। अगर यह कोई और समय होता तो वान बाओले निश्चित रूप से जी हयांग के साथ ज्यादा बातचीत करते, लेकिन अब जब वह हेड प्रीफेक्ट बनने के विचारों में व्यस्त था तो उसे लगा कि उसका दिल एक उत्सुकता से खुजली कर रहा है, जैसे कि कोई बिल्ली का बच्चा उसे खुजला रहा हो। यही उसके संकेत का कारण था। तुमने ये कैसे किया? तुम्हारी साधना वास्तव में बेहतर हुई। आकर्षक। जी हयांग ने वान बाओले को देखा क्योंकि उसका मन अस्त व्यस्त था। वह वर्षों से दाव कॉलेज में व्यवसाय कर रहा था और अनगिनत ग्राहकों से मिला था। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने मौत की गोलियां खा ली थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को गोलियां खाने के बाद सफल होते देखा था। शायद कुछ गोलियां खाने के बाद यह संभव है, वान बाओले ने सहजता से कहा। बोलते समय उसने जी हयान के कंधों पर अपना हाथ रखा और चकित जी हयान को उसके गुफा निवास से बाहर ले गया। जब वह चला गया तब भी जी हयान सदमे की स्थिति में था। वह उलझे हुए विचारों के साथ पहाड़ से उतरते हुए मंत्रमुग्ध होकर बोल रहा था। जी हयान को जाते हुए देखते हुए वान बाओले ने दूर डूबते सूरज की ओर देखा। वह खुद को रोक नहीं सका और सीधे स्पिरिट स्टोन्स हॉल की ओर भागा। मैं हेड प्रीफेक्ट बनने वाला हूँ। वान बाओले जोर से हंसा। वह खास तौर पर अच्छे मूड में था। उसने पहले ही सीख लिया था कि हेड प्रीफेक्ट कैसे बनना है। उसे बस स्कूल हॉल में हॉल रोल स्मारक के सामने टेस्ट को सक्रिय करना था। वहाँ वह अपनी स्पिरिट स्टोन शोधन प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा। एक बार जब शुद्धता आवश्यक संख्या तक पहुँच जाती है तो वह तुरंत हेड प्रीफेक्ट बन जाता है। एक बार जब मैं हेड प्रीफेक्ट बन जाता हूँ तो मैं धार्मिक आयुध संकाय में मुट्ठी भर महत्वपूर्ण लोगों में से एक बन जाऊंगा। जब समय आएगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझे धमकाने की हिम्मत करता है। वान बाओले उत्सुकता से जल रहा था क्योंकि उसकी प्रत्याशा बेहद तीव्र हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून का प्रवाह तेज हो रहा था। हालांकि उसके गुफा निवास से स्कूल हॉल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी यह शून्य नहीं थी। अपनी उत्तेजना में वान बाओले ने धार्मिक आयुध संकाय के एक वरिष्ठ छात्र को अपने पास से गुजरते हुए नहीं देखा। जब उसने वान बाओले को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि वान बाओले ने अपने विशेष रूप से भर्ती किए गए छात्र के कपड़े फटे हुए पहने हुए थे। उसने तुरंत अपनी आवाज़ संचारण रिंग उठाई और फुसफुसाया, मैं वान बाओले को देख रहा हूँ। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं। इस बीच जब छात्र ने आवाज़ संचारण भेजा तो धार्मिक आयुध संकाय की पर्वत चोटी पर 3 बहुत ही आकर्षक मंडप भवन थे। वे तीनों धार्मिक आयुध के 3 मुख्य हॉल में से एक के करीब थे। वे पूरी तरह से बैंगनी रंग के थे और सामंती चीन में एक कांस्टेबल के कार्यालय की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें एक दमनकारी आभा थी जिसे कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इन 3 मंडप भवनों के प्रवेश द्वार पर छात्र भी पहरेदार की तरह दिख रहे थे। वे वहां खड़े थे, हर किसी को ठंडे मन से देख रहे थे। आमतौर पर कोई भी छात्र जो 3 इमारतों से गुजरता था वह अवचेतन रूप से उस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए अपनी गति बढ़ा देता था, एक पल भी अधिक रुकने को तैयार नहीं होता था। 3 बैंगनी मंडप इमारतें कॉलेज अनुशासन विभाग का प्रतिनिधित्व करती थीं, एक ऐसा स्थान जिसकी प्रतिष्ठा और शक्ति केवल संकाय डीन और धार्मिक आयुध संकाय में शिक्षकों के बाद दूसरे स्थान पर थी। कई लोग इन 3 इमारतों को हेड प्रीफेक्ट मंडप कहना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉलेज अनुशासन विभाग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति संबंधित संकाय का हेड प्रीफेक्ट था। इथरियल दाव कॉलेज के निचले अकादमी द्वीप में प्रत्येक संकाय के अलग अलग हेड प्रीफेक्ट थे और उनके संबंधित कॉलेज अनुशासन विभाग थे जो अपने अपने संकायों के लिए जिम्मेदार थे। हेड प्रीफेक्ट का पद उनकी अपनी ताकत के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यह मूल रूप से इथरियल दाव कॉलेज के नियमों में से एक था जो हेड प्रीफेक्ट की पहचान को असाधारण बनाता था। एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें आदेश दे सकता था वह चांसलर था। इसलिए प्रत्येक हेड प्रीफेक्ट को चांसलर के शिष्य के रूप में भी जाना जाता था। जहां तक संबंधित संकाय के कॉलेज अनुशासन विभाग का सवाल है, जिसके लिए वे जिम्मेदार थे, कुलपति ने अधिकार सौंप दिया था।
यह अब काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाथों में था, जो वांग बाओले से नाखुश था। इसका मतलब ये भी था कि कुलपति के पास अधिकार था। इन विशेष परिस्थितियों के कारण हालांकि संकाय डीन अपने संकाय के हेड प्रीफेक्ट को निर्देश दे सकते थे, लेकिन वे आमतौर पर उस पर अमल नहीं करते थे। वे आमतौर पर सार्वजनिक रूप से सहमत होते थे, लेकिन अंदर से असहमत होते थे और चीज़ों को हेड प्रीफेक्ट पर छोड़ देते थे। इस समय स्पिरिट स्टोन्स हेड प्रीफेक्ट के मंडप के अंदर स्पिरिट स्टोन्स हॉल के बगल में काले वस्त्र पहने लगभग 8 वरिष्ठ छात्र थे, जो आम छात्रों से अलग थे और खुशी खुशी बातें कर रहे थे। अगर उनमें से कोई भी धार्मिक आर्मामेंट संकाय में चलता तो कई छात्र उनके इर्द गिर्द चुपके से चलते। स्पिरिट स्टोन्स हॉल के हेड प्रीफेक्ट द्वारा कॉलेज अनुशासन विभाग के निरीक्षकों के रूप में नियुक्त उनके पास काफ़ी अधिकार थे। वे कॉलेज के नियमों के उल्लंघन के लिए धार्मिक आर्मामेंट संकाय में सभी छात्रों की निगरानी कर सकते थे। उनमें से 2 वे युवक थे जिन्होंने वांग बाओले को हॉल से वापस लाया था। जब वे सहजता से बातें कर रहे थे, उनमें से एक ने अपना सिर नीचे करके अपनी वॉइस ट्रांसमिशन रिंग को देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब लोग, चलो बाद में बात जारी रखते हैं, चलो वांग बाओले से निपटते हैं। किसी ने उसे कॉलेज के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा है। वह स्पिरिट स्टोन्स हॉल के रास्ते पर है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके आसपास के छात्र भी हंस पड़े। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। कुछ समय पहले जब मैंने हेड प्रीफेक्ट को रिपोर्ट की थी, तब उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा था। जिस बारे में बात कर रहा हूँ, हेड प्रीफेक्ट ने हमें यह मिशन दिए हुए आधे साल से ज़्यादा हो गया है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। वह मोटा आदमी पिछले आधे साल से भूत की तरह है। वह लगभग अदृश्य है। हालांकि मेरा मानना है कि यह मिशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसने हेड प्रीफेक्ट को नाराज़ किया है। हाँ, हमें इसकी परवाह नहीं है। ये संभावना है कि हेड प्रीफेक्ट किसी की मदद कर रहा हो। अगर उसने वाकई हेड प्रीफेक्ट को नाराज़ किया होता तो मोटा आदमी बहुत पहले ही मुसीबत में पड़ चुका होता। लेकिन हमें उग्र दिखना चाहिए। वह मोटा आदमी मुझे भी परेशान करता है। समूह ने कॉलेज अनुशासन विभाग को आकस्मिक बातचीत के बीच जल्दी से छोड़ दिया। जिस क्षण वे बाहर निकले, उनके हाव भाव सख्त और निषेधात्मक हो गए। उनमें से 10 से अधिक लोग सीधे उस मार्ग पर चले गए जो स्पिरिट स्टोन हॉल तक पहुंचने के लिए आवश्यक था। उनके बाहर जाने से कई छात्रों का ध्यान तुरंत ही आकर्षित हो गया। जब उन्होंने दल को देखा तो वे कांप उठे और उन्हें पता चल गया कि कोई मुसीबत में है। जब वे चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोग दूर से दल के पीछे पीछे भी चल रहे थे, इस उम्मीद में कि कॉलेज अनुशासन विभाग कॉलेज के नियमों को लागू करेगा। स्पिरिट स्टोन्स हॉल के बाहर छोटे से रास्ते पर थोड़ी देर बाद एक उत्साहित वांग बाओले दिखाई दिए। रास्ते में उन्हें कॉलेज अनुशासन विभाग के निरीक्षकों का दल मिला। छोटा रास्ता बहुत चौड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन ये लगभग 5 लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। वांग बाओले बहुत अच्छे मूड में थे और जब उन्होंने इंस्पेक्टरों के समूह को देखा तो उन्हें तुरंत याद आया कि कैसे वे कुछ ही क्षणों बाद उनसे बेहतर साबित होंगे। वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने उनका अभिवादन करने के लिए अपना हाथ भी उठाया। सभी, उनके शब्द समाप्त होने से पहले उनके सामने काले कपड़े पहने इंस्पेक्टरों के समूह ने उपहास किया। उनमें से एक ने अचानक वांग बाओले की बात को बाधित करते हुए दहाड़ लगाए। वांग बाओले, तुम अस्त व्यस्त कपड़ों में घूम रहे हो। अजीबोगरीब कपड़े पहनकर तुम हमारे इथरियल दाव कॉलेज के नियम 3 खंड 7 का उल्लंघन कर रहे हो। अभी हमारे साथ आओ, इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। वह वांग बाओले की ओर बढ़ा और अपना दाहिना हाथ उठाकर वांग बाओले का कंधा पकड़ लिया। उन्हें वांग बाओले की विशेष रूप से भर्ती की गई स्थिति या उनके साधना स्तर की परवाह नहीं थी। उनके दृष्टिकोण से कोई भी छात्र धार्मिक आयुध संकाय में गिरफ्तारी का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर जब स्पष्ट सबूत हों। वांग बाओले ने भौहें सिकुड़ी और हमले से बचने के लिए आधा कदम पीछे हट गए। सहपाठियों, मुझे सच में खेद है। इसके पीछे एक कारण है। मैं थोड़ी देर में अपने कपड़े बदल लूंगा। मैं जल्द ही मामले को सुलझाने के लिए आपके साथ सहयोग करने के लिए कॉलेज अनुशासन विभाग भी जाऊंगा। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। वह वास्तव में फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका वजन इतना बढ़ गया था कि उसके लचीले विशेष रूप से भर्ती किए गए दाव वस्त्र फट गए थे। हेड प्रीफेक्ट बनने की उत्सुकता में उसके पास नए वस्त्र इकट्ठा करने का समय नहीं था। ये काफ़ी मामूली मामला था। अगर स्पिरिट स्टोन्स हेड प्रीफेक्ट के निर्देश न होते तो कुछ स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके इस मामले को सुलझाया जा सकता था। उसके विशेष रूप से भर्ती किए गए दर्जे के कारण उनके लिए उसके उल्लंघन पर आंख मूंद लेना भी संभव था। लेकिन कुछ काले लिबास वाले इंस्पेक्टरों के लिए वांग बाओले में कोई कमी निकालना आसान नहीं था, इसलिए वे कैसे हार मान सकते थे। युवा तुरंत ये देखकर नाराज हो गया कि वांग बाओले ने उसे चकमा देने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? बकवास बंद करो, उसे ले जाओ। जैसे ही युवा इंस्पेक्टर ने बात की, उसने एक बार फिर वांग बाओले की ओर हाथ बढ़ाया।
उसके बगल में खड़े दूसरे इंस्पेक्टर जल्दी से उसके पास आए और उसका मजाक उड़ा रहे थे। जाहिर है वे वांग बाओले को गिरफ्तार करने और उसे कॉलेज अनुशासन विभाग में ले जाने की योजना बना रहे थे। वहां पहुंचने के बाद ये वांग बाओले के निर्णय पर निर्भर नहीं था कि उसने कोई अन्य नियम तोड़ा है या नहीं। उनके पास वांग बाओले पर उल्लंघनों का ढेर लगाने के साधन थे। हालांकि उसे स्कूल से निकालना असंभव था, लेकिन वे उसे निश्चित रूप से एक काला निशान दे सकते थे। जो छात्र कुछ दूरी से उसके पीछे चल रहे थे उन्होंने ये देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अगर कोई और गिरफ्तार होता तो शायद उन्हें इसकी परवाह भी न होती। ये वांग बाओले की विशेष रूप से भर्ती की गई स्थिति और कई बार उसकी चर्चा में रहने की वजह से सभी को लगा कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वांग बाओले एक चतुर व्यक्ति था। वह अच्छी तरह से बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि वह हेड प्रीफेक्ट बनने वाला है। लेकिन निरीक्षकों की प्रतिक्रियाओं और उनके अडिग रुख को देखकर वह सतर्क और अधीर हो गया। जिस क्षण युवक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वांग बाओले ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में घूरते हुए उसने धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया। कॉलेज अनुशासन विभाग के किस नियम के अनुसार गंदे कपड़ों के लिए इस तरह की गिरफ्तारी की जरूरत है? तुम मेरी कलाई पकड़कर नियमों के बारे में बात करने की हिम्मत कर रहे हो। वांग बाओले, तुम अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध कर रहे हो। इससे तुम्हारे आरोप में एक और मामला जुड़ गया है। अब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस युवक की कलाई पकड़ी गई थी उसने व्यंग्य किया। वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था और उसकी आवाज़ में अहंकार था। इसके अलावा उसने वांग बाओले को मुक्का मारने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया था। युवक की बातें सुनकर और उसके हाव भाव देखकर वांग बाओले का चेहरा उतर गया। वह आमतौर पर एक खुशमिजाज स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन एक बार जब उसे धमकाया गया तो उसने पलटवार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सोचना कि कॉलेज अनुशासन विभाग द्वारा किए जाने वाले अत्याचार इतने अपमानजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। ये कहते ही वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने कलाई मोड़ी जिससे एक चटकने वाली आवाज़ आई। वांग बाओले के एक झटके से युवक के शरीर से एक तीखी चीख निकली। वह अनजाने में एक तरफ गिर गया। उसकी चीखें तेज थीं और उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। एक तीखी चीख जिसमें एक अवर्णनीय दर्द था गूंज उठी। स्पष्ट रूप से वांग बाओले ने अपने क्रोध के कारण जोड़ों को काफी बल से मोड़ दिया था। हालांकि उसने थोड़ा पीछे हटकर इंस्पेक्टर की कलाई नहीं तोड़ी थी, लेकिन जोड़ मुड़ जाने के असहनीय दर्द ने युवक को बेहोश कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग बाओले? तुम कॉलेज के नियम 2 और 4 का उल्लंघन कर रहे हो। तुमने गिरफ्तारी का विरोध किया और यहां तक कि हमला भी किया। उसे पकड़ो। अन्य काले वस्त्र पहने इंस्पेक्टर घबरा गए और क्रोधित हो गए। वे खुद को कानून से ऊपर समझते थे और ऐसी स्थिति का सामना उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने तुरंत अपनी साधना छोड़ दी और वांग बाओले की ओर बढ़ते हुए एक डांटने वाली आवाज में दहाड़ने लगे। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे अपनी आंखें चौड़ी करके चौंक गए। इस वांग बाओले ने वास्तव में इंस्पेक्टरों पर हमला करने की हिम्मत की। हे भगवान, यह अभूतपूर्व है। ये बहुत बड़ा होने वाला है। जब सभी लोग सदमे में थे, कॉलेज अनुशासन विभाग के निरीक्षकों ने वांग बाओले पर उग्र रूप से हमला किया। उनके साधना स्तर सभी असमान थे। सबसे कमजोर रक्त क्यू क्षेत्र में था और सबसे मजबूत भौतिक सील क्षेत्र में था। आखिरकार स्पिरिट स्टोन्स हॉल हेड प्रीफेक्ट के भरोसेमंद गुर्गे बनने के लिए उनके साधना स्तर इतने कमजोर नहीं हो सकते थे, भले ही वे धार्मिक आयुध संकाय के छात्र भी हों। विशेष रूप से संख्या लाभ और उनके विश्वास के साथ कि वे कॉलेज के नियमों को लागू कर रहे थे, वे वांग बाओले की ओर बढ़ते हुए और अधिक दबंग हो गए। जब आप हमला करते हैं तो इसे नियमों को लागू करना कहा जाता है। सही और गलत सब आपके द्वारा कही गई बातों से निर्धारित होते हैं। मैंने बस चकमा दिया और यह गिरफ्तारी का विरोध करने जैसा हो गया। मैंने बस एक कलाई को ब्लॉक किया और मुझ पर एक और आरोप जुड़ गया। कॉलेज अनुशासन विभाग बढ़िया चल रहा है। इससे मैं देख सकता हूं कि आपके हेड प्रीफेक्ट ने आप सभी को अनुशासित नहीं किया होगा और आपके कार्यों को उचित ठहराया होगा। वांग बाओले भी क्रोधित हो गए। उनका आगमन स्पष्ट रूप से असामान्य था। हालांकि उन्हें कारण नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। आपने हमसे ऊपर उठने की हिम्मत कैसे की? आप अयोग्य हैं। कितनी तीखी जुबान है। देखते हैं कि कॉलेज अनुशासन विभाग में जाने के बाद तुम ऐसे ही रह पाते हो या नहीं। काले वस्त्र पहने निरीक्षकों ने जब ये सुना तो वे भड़क गए। उनकी नज़र में वांग बाओले की गिरफ्तारी अब हेड प्रीफेक्ट द्वारा उन्हें सौंपा गया कोई मिशन नहीं था। इसके बजाय वे वांग बाओले को बताना चाहते थे कि उनका कॉलेज अनुशासन विभाग कितना मजबूत है। जैसे ही वे गुर्राए काले वस्त्र पहने निरीक्षक उसके पास पहुंचे। अगर यह कोई और समय होता तो वांग बाओले शायद स्थिति को संभालने के दूसरे तरीके खोज लेते, लेकिन अब उन्हें पहले से ही एक अर्ध हेड प्रीफेक्ट माना जाता था। उन्हें बस एक परीक्षा देनी थी ताकि वे तुरंत उनके वरिष्ठ बन सकें। इससे वह उनकी हरकतों के प्रति असहिष्णु हो गया।
जिस क्षण काले वस्त्र पहने निरीक्षक पास आए, उसने ठंडी आवाज में कहा और एक कदम आगे बढ़ा। चूंकि तुम्हारा हेड प्रीफेक्ट तुम्हें अनुशासित नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा। जिस क्षण वांग बाओले ने यह कहा, उसने बहुत तेजी से अपनी गति बढ़ा दी। उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा और उसने एक व्यक्ति की उंगली पकड़ी और उसे बेरहमी से मोड़ दिया। चटकने की आवाज़ तुरंत एक तीखी चीख से दब गई। उसने उसे दूर भगाने के लिए अपना दाहिना पैर उठाया। अपने शरीर को मोड़ते हुए उसने दूसरे व्यक्ति की कलाई पकड़ी और जोड़ को मोड़ दिया। 3 लोगों के संयुक्त हमलों से बचते हुए वांग बाओले के दूर जाने पर तीखी चीखें गूंज उठीं। उसने अपनी मुट्ठी कसी और अपने भौतिक सील क्षेत्र की शक्तियों को प्रकट किया। अपनी मुट्ठी से प्रहार करने के बाद ऐसा लगा कि उसके शरीर ने लापरवाही से एक किक मारी, जो दूसरे व्यक्ति की जांघ पर जा लगी। उसका शरीर रुका नहीं और जब वह आगे बढ़ा तो उसने अपनी घुमाने की तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तुरंत उसके बगल में खड़े सभी काले वस्त्र पहने निरीक्षक चिल्लाने लगे, मानो उन्हें अपने पैर जमाने का मौका ही न मिल रहा हो। ये सब बहुत जल्दी हुआ। वांग बाओले का आकार बहते पानी की तरह लग रहा था, क्योंकि वह 10 से अधिक काले वस्त्र पहने निरीक्षकों को चीर रहा था। हर जगह तीखी चीखें फैलने के साथ ही दुखद चीखें गूंज उठीं। जल्द ही वांग बाओले रुक गया। उसके आसपास के सभी काले वस्त्र पहने निरीक्षक जमीन पर गिर गए थे। वे या तो अपनी कलाइयों, अपनी उंगलियों या अपनी जांघों को पकड़ रहे थे। वे सभी चिल्ला रहे थे। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे और जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो उनके गुस्से में एक क्रूरता थी। वांग बाओले, तुम्हें निश्चित रूप से निष्कासित कर दिया जाएगा। वांग बाओले, मैंने पहले ही हेड प्रीफेक्ट को इसकी सूचना दे दी है। तुमने एक गंभीर उल्लंघन किया है। समूह ने गुस्से से दहाड़ लगाए। इस बीच धार्मिक आयुध संकाय के पहाड़ की चोटी पर एक ऐसे क्षेत्र में जहां समृद्ध आत्मा की हुई थी, वहां एक गुफा निवास था जो वांग बाओले के निवास से अधिक राजसी लग रहा था। गुफा निवास के अंदर एक युवा बैंगनी हेड प्रीफेक्ट वस्त्र पहने हुए था। वह औसत दिखने वाला था और उसका चेहरा थोड़ा छायेदार था। वह एक स्पिरिट स्टोन पकड़े हुए था और उस पर एक शिलालेख उकेरने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी का ध्यान नहीं हटा सकता था, लेकिन उसी समय उसकी आवाज़ संचारण रिंग में कंपन हुआ। इसने तुरंत ही युवक को प्रभावित किया क्योंकि उसकी हथेली चूक गई और शिलालेख खराब हो गया। धमाके के साथ स्पिरिट स्टोन टूट गया और धूल में बदल गया। लानत है, युवक ने अचानक देखा। उसकी आंखें नाराजगी से भर गईं। वह कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट स्टोन हॉल का हेड प्रीफेक्ट जियांग लिन था। उसकी आवाज़ संचारण रिंग कॉलेज अनुशासन विभाग के लिए अद्वितीय थी। आमतौर पर उसके अधीन निरीक्षक उसकी आदतों के बारे में जानते थे। उनमें से अधिकांश दरवाजे के बाहर उसे रिपोर्ट करते थे। उनमें से बहुत कम ने उसे आवाज़ संचारण भेजा। अब एक दुर्लभ आवाज़ संचारण रिंग ने तुरंत उसके शिलालेख को विफल कर दिया। इसने जियांग लिन को उदास कर दिया और जैसे ही वह शाप देने के लिए आवाज़ संचारण रिंग निकालने वाला था, उसने उसमें से विलाप करने वाली आवाज़ सुनी। उसकी आंखों में क्रोध का भाव था। वांग बाओले, तो क्या हुआ अगर वह विशेष रूप से भर्ती किया गया है? उसने ठंडी सांस ली और तुरंत अपने गुफा निवास से बाहर चला गया। जो लोग उसके कॉलेज अनुशासन विभाग को चुनौती देने की हिम्मत करते थे, उनके प्रति उनका सामान्य तरीका उन्हें तुरंत मार गिराना था। इस बीच स्पिरिट स्टोन्स हॉल की ओर जाने वाले छोटे से रास्ते पर मौजूद भीड़ हैरान रह गई, मुंह खुले रह गए। वे हैरान थे कि वांग बाओले ने जवाबी हमला किया था। कुछ लोगों ने तो तुरंत पहचान लिया कि यह एक घुमाव तकनीक थी जो हाल ही में दाओ कॉलेज में चलन में थी। जैसा कि चलन में था, ज्यादातर लोगों ने ज्यादा कनेक्शन नहीं बनाए। इसके अलावा वे अभी भी कॉलेज अनुशासन विभाग पर वांग बाओले के क्रूर हमले से सदमे में थे। साथ ही वे प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से कई लोगों के मन में कॉलेज अनुशासन विभाग के प्रति गुस्सा था। हालांकि वे किसी भी प्रतिशोध से डरते थे, इसलिए वे उसका उत्साहवर्धन करने की हिम्मत नहीं कर पाए और केवल चिल्ला सके। हे भगवान, उसने वास्तव में कॉलेज अनुशासन विभाग के लोगों की पिटाई करने की हिम्मत की। कॉलेज अनुशासन विभाग की पिटाई के परिणाम बहुत गंभीर हैं। क्या ये वांग बाओले पागल है? जब भीड़ चर्चा कर रही थी, जबकि 10 से अधिक काले वस्त्र पहने निरीक्षकों ने क्रूरता से घूरा, तो वांग बाओले शांत रहे और स्पिरिट स्टोन्स हॉल की ओर चले गए। दूसरों के लिए कॉलेज अनुशासन विभाग पर उनका हमला एक गंभीर मामला था, लेकिन उनके लिए समाधान बहुत सरल था। हेड प्रीफेक्ट बनना ही काफी था। इस विचार को मन में रखते हुए वांग बाओले की आंखों में चमक आ गई। वह कुछ तेज कदम उठाकर स्पिरिट स्टोन्स हॉल में पहुंच गया। वहां कोई कक्षाएं नहीं थीं और हालांकि व्याख्यान कक्ष के बाहर छात्र थे, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। वांग बाओले के आने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन बाहर की खबर उन तक नहीं पहुंची थी। जब तक उन्हें हमले के बारे में पता चला, वांग बाओले की आकृति व्याख्यान कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी और उनकी नजरों से ओझल हो गई। विशाल नीले पत्थर की दीवार के सामने रोस्ट्रम के पास खड़े होकर वांग बाओले की आंखों में प्रत्याशा की एक चमक चमक उठी।
उसने अपनी पहचान का जेड टोकन निकाला और उसे सीधे पत्थर की दीवार पर दबा दिया। उसने गंभीरता से कहा, छात्र वांग बाओले, स्पिरिट स्टोन्स टेस्ट के लिए आवेदन। जिस क्षण वांग बाओले ने ये शब्द कहे, नीले पत्थर के खंभे से तुरंत रोशनी निकली, जो तेजी से वांग बाओले की पहचान के जेड टोकन के अंदर जमा हो गई। एक राजसी आवाज में पत्थर की दीवार ने कहा, अनुमति है। वांग बाओले ने गहरी सांस ली और क्रॉस लेग बैठ गए। उन्होंने एक खाली पत्थर निकाला और उसे हाथ में पकड़कर तुरंत स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। स्पिरिट क्यूई तुरंत उसकी ओर तेजी से बढ़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके हाथ में मौजूद खाली पत्थर तेजी से चमकने लगा और पलक झपकते ही वह 60% शुद्धता तक पहुंच गया और लगातार शुद्ध होता जा रहा था। इस बीच स्पिरिट स्टोन्स हॉल के हेड प्रीफेक्ट झाईदार युवक जियांग लिन ने दर्जनों काले वस्त्र पहने इंस्पेक्टरों को उस रास्ते पर ले जाया जहां वांग बाओले ने हमला किया था। उसके दिखने से आसपास की भीड़ चुप हो गई। इसने काले वस्त्र पहने इंस्पेक्टरों को भी उत्तेजित कर दिया जिन्हें पीटा गया था। हेड प्रीफेक्ट, वांग बाओले स्पिरिट स्टोन्स हॉल की दिशा में चला गया है। वह बहुत आगे निकल गया है। वांग बाओले ने दूसरे, तीसरे, चौथे और 7वें कॉलेज के नियमों का उल्लंघन किया है। हेड प्रीफेक्ट, कृपया हमारे लिए न्याय करें। जब उसने अपने अधीनस्थों को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा तो जियांग लिन की आंखों में क्रोध और भी तीव्र हो गया। उसने हल्की टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं कहा। ऐसे अपमानजनक और अनुचित छात्र को हमारे इथरियल दाओ कॉलेज के छात्र के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हुए वह दर्जनों काले पोशाक वाले निरीक्षकों के साथ स्पिरिट स्टोन्स हॉल की ओर चल पड़ा। वे सभी अपने साथियों की मदद करते हुए गुस्से में थे और दल गुस्से में स्पिरिट स्टोन्स हॉल की ओर बढ़ गया। भीड़ घबरा गई क्योंकि खबर तेजी से फैल गई और वे पीछे पीछे चल पड़े। उस समय स्थिति में बदलाव के साथ वांग बाओले के हमले की खबर तेजी से फैल गई। इसी तरह स्पिरिट इंट्रानेट पर खबर तेजी से फैल गई। इसने न केवल अन्य संकायों का ध्यान आकर्षित किया बल्कि चर्चा के धागों की संख्या और वास्तविकता में हंगामा लगातार बढ़ता गया। इसने लिटिल दाओइस्ट की आंखों को चमका दिया, जो लाइव स्ट्रीमिंग का शौकीन था। वह अपने ट्रैप संकाय से सीधे धार्मिक आयुध संकाय की ओर भागा। छोटा दाओवादी बेहद उत्साहित था। जैसे ही वह धार्मिक आयुध शिखर की ओर भागा, उसने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस पर दहाड़ते हुए कहा, दोस्तों, आप सभी ने वांग बाओले और कॉलेज अनुशासन विभाग के बीच की स्थिति के बारे में सुना होगा। जब तक कोई रॉकेट उपहार में देता है, मैं एक बार फिर वांग बाओले के पास जाने का जोखिम उठाऊंगा। मैं इस लाइव स्ट्रीम के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। वांग बाओले जिस दिशा में जा रहा था उसे किसी ने उजागर कर दिया था। ऐसे लोग भी थे जो हॉल में घुस गए थे और उन्होंने जो देखा उसके दृश्य प्रसारित किए थे। वांग बाओले द्वारा स्पिरिट स्टोन शुद्धता परीक्षण लेने की खबर तूफान की तरह फैल गई। सच में वांग बाओले अपने हमले के बाद परीक्षा देने गया था। वह क्या सोच रहा है? क्या उसे लगता है कि वह हेड प्रीफेक्ट बन सकता है? हाँ, ये कैसे संभव है? यह नहीं हो सकता। हेड प्रीफेक्ट बन सकता है। जो लोग इथरियल दाओ कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब रहे उनमें एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता थी। किसी ने जल्दी से जवाब का पता लगा लिया, लेकिन इस जवाब ने उस व्यक्ति को डरा दिया जिसने इसे बताया था। वह व्यक्ति अविश्वास और सदमे से भर गया। उसे मामला हास्यास्पद लगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग धार्मिक आर्मामेंट पीक की ओर भागे, हेड प्रीफेक्ट जियांग लिन स्पिरिट स्टोन्स हॉल के बाहर आ गया था। उसके बगल में कोई व्यक्ति स्पिरिट इंट्रानेट पर कड़ी नज़र रख रहा था, उसे स्पिरिट इंट्रानेट पर चल रही अटकलों के बारे में बता रहा था। वह हेड प्रीफेक्ट बनना चाहता है। वह तो बस एक नया छात्र है। वह योग्य नहीं है। खबर सुनकर जियांग लिन हंसा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव था और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। उसके पीछे खड़े दर्जनों निरीक्षकों ने उपहासपूर्वक कहा, वह सिर्फ हताश करने वाले उपाय कर रहा है। चाहे वह कुछ भी कोशिश करे, वह अपने नियति से बच नहीं सकता। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे कॉलेज अनुशासन विभाग के लोगों को पीट सके? ये किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी गलती है कि यह वांग बाओले मौत को गले लगा रहा है। देखते हैं कि थोड़ी देर में क्या होता है। देखते हैं कि क्या वांग बाओले अब भी पहले की तरह अहंकारी तरीके से काम करने की हिम्मत रखता है। क्या उसने किसी को नहीं पीटा? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह बाहर आने के बाद दया की भीख मांगेगा। अपने अधीनस्थों की टिप्पणियां सुनकर जियांग लिन ने स्पिरिट स्टोन्स हॉल की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और भी तीव्र हो गया। बिना रुके वह कॉलेज अनुशासन विभाग के और निरीक्षकों को स्पिरिट स्टोन्स हॉल की ओर ले गया। जब वे हॉल के पास पहुंचे तो इंस्पेक्टरों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और भयंकर रूप से ऐसे दिखने लगे जैसे वे कोई काला बादल मंडरा रहे हों। इससे भीड़ इतनी डर गई कि वे पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सावधानी से सांस भी ले रहे थे।